चाहिए, तो वो हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग ओवरव्यू देखेंगे कि मलेरिया के बारे में हम लोग क्या क्या करना है। तो हम लोग सबसे पहले इंडेक्स ओपन कर लेते हैं कि हम लोग एक्चुअली क्या क्या देखने वाले हैं आज मलेरिया के बारे में, ठीक है। तो इंडेक्स में हमारा ऐसा है, सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या हो सकता है मलेरिया का, मतलब जो बेसिक बेसिक हमको पता होनी चाहिए जो चीज़ें है ना, सबसे पहले तो वो हम लोग देखेंगे मलेरिया के बारे में। और इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी स्पीसीज़ हैं जो कि हमारी यहाँ पे रोल प्ले करती हैं अपना, जब हमको मलेरिया पैरासाइट होता है तो शहरों में और गाँव में दोनों में अलग अलग स्पीसीज़, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे। देन हम लोग देखेंगे कि जो ट्रांसमिशन है वो एनाफिलीज मस्कीटो किस प्रकार से करते हैं, वो हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। देन हम लोग लाइफ साइकिल पर डिस्कशन करेंगे कि मलेरिया पैरासाइट की लाइफ साइकिल कैसी होती है। तो मलेरिया पैरासाइट की जो लाइफ साइकिल होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है मस्कीटो के अंदर, जो मच्छर हमको काट रहा है उसके अंदर जो मलेरिया पैरासाइट है वो उसके अंदर कैसे इफेक्ट करता है, उसके अंदर कैसे अपनी ग्रोथ करता है, कैसे अपनी सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करता है, वो हम लोग मस्कीटो के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा ये रहेगा कि हम लोग देखेंगे जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस के अंदर कैसे उसकी लाइफ साइकिल चलती है, कैसे लीवर में मस्कीटो जाता है, फिर ब्लड में कैसे जाता है, और फिर ब्लड से वापस से अगर कोई मस्कीटो हमको बाइट करता है जो कि हेल्दी है, फिर वापस से उसको कैसे मलेरिया उसके अंदर जा करके फिर वो वापस से ऐसे पूरा साइकिल कैसे चलता है ह्यूमन टू मस्कीटो, मस्कीटो टू ह्यूमन, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि मलेरिया के टाइप्स कौन कौन से होते हैं ना, तो जो 4-5 टाइप के मलेरिया होते हैं उन सब की बात करेंगे, फैल्सीफेरम, वाइवेक्स वगैरह सारी चीज़ों के बारे में। फिर हम लोग क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे कि क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कॉमन हमको सिम्टम्स दिखाई देते हैं जब किसी को मलेरिया होता है, तो उसके बॉडी में कौन से इफ़ेक्ट पड़ते हैं, कैसे हमको लक्षण दिखाई देते हैं उसकी बॉडी में, तो वो हम बात करेंगे। मेन हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे वो है हमारा डायग्नोस्टिक मेथड्स का। तो एज अ लैब टेक्नीशियन हम लोग को डायग्नोस्टिक मेथड्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन सी डायग्नोस्टिक मेथड्स होती हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि किसी को मलेरिया पैरासाइट है, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक मेथड में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पहले तो होती है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर लेजर ऑन कर लेता हूँ मैं, हाँ। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन में हम लोग कैसे स्मीयर बनाते हैं, थिक स्मीयर, थिन स्मीयर के बारे में, और कैसे उसको स्टैन करते हैं, कौन सा स्टैन यूज़ होता है वहाँ पे, और माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि हमको पता चले कि उसको मलेरिया पैरासाइट का इन्फेक्शन है, कौन कौन सी स्टेजेस दिखती हैं हमको ब्लड में उसकी, उन सब पे डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि रैपिड कार्ड डायग्नोस्टिक से हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि किसी को मलेरिया है। इसका सीधा सीधा वो है कि इसमें रैपिड कार्ड्स आते हैं जिसमें हम लोग लगभग 5 माइक्रोलीटर ब्लड डाल के और 2 ड्रॉप उसका बफर डाल के और हमको पता चल जाता है कि उसको मलेरिया पैरासाइट का इन्फेक्शन है कि नहीं है। और सबसे अच्छी टेक्निक जो होती है यहाँ पे जो कि एक्यूरेट रहती है, कई बार क्या होता है कि हमको पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में नहीं दिखाई देता है मलेरिया, रैपिड कार्ड में भी नहीं आता है अगर उसका काउंट कम है तो, लेकिन पेरिफेरल जो हमारा पीसीआर मेथड होती है, मॉलिक्यूलर जो मेथड होती है, इसमें हमको बहुत एक्यूरेट मेथड है, कम अगर से कंसंट्रेशन है पैरासाइट का हमारे बॉडी की ब्लड में, तो भी यहाँ पीसीआर मेथड से हम उसका डिटेक्शन कर सकते हैं, है ना। तो इसके बारे में समझेंगे थोड़ा सा। देन हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे ट्रीटमेंट, कि अगर किसी को व्यक्ति को मलेरिया पैरासाइट हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट भी एक्चुअली ऐसा है कि जो जितने टाइप के मलेरिया पैरासाइट होते हैं सबका अलग अलग ट्रीटमेंट है ना। जैसे फैल्सीफेरम में जो दवाई दी जाएगी वो बाइवेक्स में और दूसरे टाइप की दवाई दी जाएगी, उनका दिन भी अलग रहेंगे, है ना। कि मतलब कि जैसे कि हमारा जो फैल्सीफेरम होता है उसमें 3 दिन के लिए दवाई दी जाती है, जो बाइवेक्स का इन्फेक्शन अगर किसी को होता है तो उसमें 14 दिन के लिए दवाई चलती है। तो ट्रीटमेंट का हम लोग पूरा चार्ट देखेंगे, कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं, कितना डोज देते हैं, अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग डोज दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग ट्रीटमेंट में बात करेंगे। तो ये हमारा हो गया एक प्रकार का पूरा इंडेक्स, एक ओवरव्यू, जिनके बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, पढ़ने वाले, समझने वाले हैं, ठीक है। और मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि अगर से कोई भी कन्फ्यूजन किसी को हो, किसी भी पॉइंट को लेकर के, किसी भी टॉपिक को लेकर के पढ़ाते टाइम, तो वो यहाँ पे कमेंट, जो चैट बॉक्स हमारा है, लाइव चैट बॉक्स, इसमें कर देगा, तो मैं उसको देख करके उसको वापस से समझा देंगे, या फिर कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो उसको क्लियर कर देंगे अपन यहाँ पे, है ना। चलो आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो मलेरिया पैरासाइट क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो मलेरिया पैरासाइट एक प्रकार की बैक्टरन बोर्न इन्फेक्शन है। बैक्टरन बोर्न का मतलब होता है कि ऐसा इन्फेक्शन जो कि किसी बैक्टर के जरिए हो रहा हो, कोई ऐसा कीड़ा हो सकता है, मॉस्किटो हो सकता है, जो कि हमारे पास किसी पैरासाइट या बैक्टीरिया को लेके आ रहा हो, तो वो बैक्टरन बोर्न इन्फेक्शन कहलाते हैं, जो किसी बैक्टर के जरिए हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा जो मेन जो स्पीसीज़ होती है वो होती है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है, जो मलेरिया जिसको हम लोग बोलते हैं मलेरिया पैरासाइट, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो प्लाज्मोडियम है। और फिर इसी प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीसीज़ होती हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, तो ऐसी बहुत सारी इसकी स्पीसीज़ होती हैं।
मेन जो हमारा है इसका नाम जो है मलेरिया पैरासाइट का, उसको हम लोग प्लाज्मोडियम उसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। और जो कैटेगरी में आता है मलेरिया पैरासाइट उसको बोलते हैं प्रोटोजोआन कैटेगरी। पैरासाइट की भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी होती है प्रोटोजोआन कैटेगरी, ठीक है, जिसमें सिंगल सेल हमारे जो पैरासाइट्स होते हैं वो आते हैं। मल्टीपल सेल वाले पैरासाइट हेलमेंट्स वगैरह आएंगे, जहाँ पे हम लोग राउंड वॉर्म और फिर टैप बम की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग मलेरिया पैरासाइट को प्रोटोजोआन्स में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीज़ समझने वाली हैं। एक है कि प्रोटोजोआ है मलेरिया एक प्रकार का, प्लाज्मोडियम इसका साइंटिफिक नेम है, और वेक्टर नोन इन्फेक्शन है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। इसका क्या है कि इसमें जो होता है हमारी बॉडी में हीमोलाइसिस होता है। अगर से किसी को मलेरिया पैरासाइट हो जाता है तो आरबीसी टूटती हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि जो मलेरिया पैरासाइट जो है वो रहता आरबीसी के अंदर ही है, और अपनी डेवलपमेंट ग्रोथ सब आरबीसी के अंदर ही करता है। और फिर जब उसका पूरा काम हो जाता है, मल्टीप्लाई कर लेता है, तो आरबीसी को तोड़ करके दूसरी आरबीसी पे अटैक करता है। तो जो आरबीसी को तोड़ता है तो हीमोलाइसिस होता है, जिसके कारण हमको फीवर आता है। अगर से जो 4-5 टाइप के मलेरिया हम डिस्कस करेंगे आगे, तो उसमें से जो सबसे जो डेंजरस मलेरिया है वो हमारा है, सबसे जो डेंजरस मलेरिया है वो हमारा मलेरिया है कि यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं फैल्सीफेरम के बारे में। तो फैल्सीफेरम जो हमारा होता है वो सबसे डेंजरस मलेरिया है। उसके कारण वो हमारा लाइफ थ्रेटनिंग होता है, मतलब इसके कारण हमारी जान भी जा सकती है। अगर हो जाए तो प्रॉपर सही समय पर उसको ट्रीटमेंट ना मिले तो। क्यों जान जाती है? क्योंकि उसको सेरेब्रल मलेरिया हो जाता है जब किसी को फैल्सीफेरम होता है। तो आगे हम लोग फैल्सीफेरम की जब डिस्कस करेंगे तो और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि मलेरिया कैसा होता है। तो अब देखो, मलेरिया जो होता है वो हमको सब ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने के लिए मिलता है, मतलब ऐसी जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड का माहौल नहीं रहता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ मच्छर जो होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे मलेरिया हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। मलेरिया हमको उसी जगह देखने के लिए मिलता है जहाँ पे थोड़ा सा गर्मी हो, गर्म वातावरण हो। जैसे कि अगर हम ग्लोब में नज़र डालें, जो हमारा वर्ल्ड मैप है, तो इसमें जो रीजन्स दिखाई दे रहे हैं रेड, ग्रीन, ठीक है, और थोड़ा हल्का सा येलो, तो ये जो रीजन्स हैं यहाँ पे मलेरिया पैरासाइट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। 2000 अभी तो थोड़ा सा कम हुआ है पहले की अपेक्षा। सन 2000 के आसपास 108 कंट्रीज़ में जो मलेरिया पैरासाइट था वो ईपीडेमिक था। अभी लगभग 2023 का अगर आंकड़ा देखें तो 83 कंट्रीज़ में ईपीडेमिक है। मतलब यहाँ पे इंडिजीनस केसेस हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। इंडिजीनस का मतलब होता है कि मलेरिया पैरासाइट वहीं पर रहता है, वहीं पर अपनी पूरी लाइफ साइकिल पूरी करता है और वापस से दूसरे को इन्फेक्ट हो जाता है। और एक और जो होता है एक तो इंडिजिनस हो गया जो वहीं पर रह करके वहीं लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। एक होता है जो ट्रैवलर्स के थ्रू होता है, कि मतलब जहाँ पे मलेरिया पैरासाइट का इन्फेक्शन तो नहीं है, लेकिन जो ट्रैवलर्स यहाँ से वहाँ जाते हैं तो उनके थ्रू चला जाता है, तो वो दूसरे प्रकार का हो जाता है। लेकिन सबसे डेंजरस होता है इंडिजीनस, जो वहीं है, हम उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया भी एक इंडिजीनस कंट्री है जहाँ पे मलेरिया पैरासाइट का इन्फेक्शन है, और यहाँ पे अभी पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हो पाया है। काफ़ी हद तक हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन अभी पूरे तरीके से हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। जिस एनाफिलीज मस्कीटो की बात कर रहा था, ये उसका डायग्राम है एनाफिलीज मस्कीटो का। एक बार इसको देख लें। अब इसकी सब स्पीसीज देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। आगे चलते हैं। तो कॉमन जो हमारे मस्कीटो जो इंडिया में पाए जाते हैं वो 2 टाइप के पाए जाते हैं, एनाफिलीज कैलीफिसिस और दूसरा हमारे पास एनाफिलीज स्टेफेनिस, ठीक है। तो ये जो 2 टाइप के हमारे होते हैं, दोनों की फ़ोटोज़ हमारे सामने हैं। ये जो एनाफिलीज जो क्यूकिले ऐसा तो नाम रहता है, जवान टेढ़ी हो जाए इसमें बोलने में, क्यूली सिफेसिस, इसका जो होता है ये कॉमनली हमको रूरल क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है। मतलब ऐसी जहाँ जहाँ पे थोड़ा गांव हो, इस टाइप के क्षेत्र में जो हमको ये मलेरिया की स्पीसीज देखने के लिए मिलती है। स्टेफेंसिस जो होती है वो हमको अर्बन क्षेत्र में देखने के लिए मिलती है, मतलब कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कि जो थोड़ा शहर है ना, शहरी क्षेत्र में हमको इस टाइप ए वाली हमको स्पीसीज देखने के लिए मिलती है। तो इन 2 स्पीसीज़ का नाम याद रहे हमको और कहाँ पाई जाती है वो पता रहे, तो क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे एग्जाम में कि जो हमको इसके नाम पूछ लिए जाए हैं सभी स्पीसीज़ की। जनरली नहीं पूछे जाते हैं लेकिन पूछे भी जा सकते हैं, तो थोड़ा सा इनके नाम के बारे में तो एटलीस्ट हमको पता ही रहे और कहाँ पाए जाते हैं दोनों। आगे चलते हैं हम लोग। कॉजिटिव एजेंट देख लेते हैं। कॉजिटिव एजेंट का मतलब होता है कौन कौन सी सब स्पीसीज़ हैं प्लाज्मोडियम की जिनके कारण मलेरिया पैरासाइट हमारा होता है। सब स्पीसीज में हम लोग देख लेते तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम ओवेल है, प्लाज्मोडियम मलेरी है, प्लाज्मोडियम नोलेसी है। जो ये 5 टाइप के मलेरिया पैरासाइट हमारे यहाँ पे जो पाए जाते हैं, इंडिया में मेन 2 पाए जाते हैं ना, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और दूसरा होता है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। ये दोनों जो पैरासाइट होते हैं ये इंडिया में हमको कॉमनली देखने के लिए मिलते हैं। कुछ भी और भी हैं जो देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन ये हम लोग बोल सकते हैं ट्रैवलर्स मलेरिया के किस में जाते हैं, कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं या जो लोग बाहर जाके वापस आ रहे हैं तो उनके थ्रू ये ट्रैवल करते हैं तो होते हैं। मैन हमको इंडिया में 2 ही देखने के लिए खासकर मिलते हैं, फैल्सीफेरम और बाइवेक्स। और इन दोनों में भी जो बाइवेक्स है वो थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिलता है इंडिया में हमारे, ठीक है। चलो हम लोग थोड़ा सा अब इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं।
तो ट्रांसमिशन कैसे होता है, जैसे मैंने बता दिया वेक्टर के थ्रू होता है। वेक्टर का नाम है एनाफिलीज मस्कीटो, और उसमें भी फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो है ना। फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो है क्यों, मतलब क्या रीज़न है कि मेल एनाफिलीज मस्कीटो के कारण नहीं होता है, फीमेल के कारण ही हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि फीमेल के कारण इसीलिए ही होता है क्योंकि जो फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो होता है उसको ना अंडे देने होते हैं, बच्चे देने होते हैं अपने। तो नॉर्मल पानी पी करके या फूलों के रस से उसको उसका उतना प्रोटीन, उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल सकता है जिससे कि वो अंडे दे सके और अपने आगे की जो उसकी जनरेशन है उसको बढ़ा सके। तो उसके लिए उसको ह्यूमन ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, और ह्यूमन ब्लड एक कंप्लीट फूड होता है उन फीमेल्स एनाफिलीज मस्कीटोज़ के लिए, जिसमें कि प्रोटीन भी मिल जाएगा उसको, और भी जो 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 ज़रूरत है उसकी एग्स के लिए, तो वो सारी चीज़ें हमको जो ह्यूमन ब्लड होता है उसमें मिल जाती है उसको, तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हमको फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो ही काटते हैं, और रात के समय ज़्यादातर काटते हैं। अधिकतर समय जो काटने का सीजन टाइम होता है वो रात का होता है फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो का, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, तो जो वेक्टर बोर्न है, जो इन्फेक्टेड मस्कीटो जो होता है उसके जो हमारे बॉडी के अंदर स्पोरोजोइट्स एंटर करते हैं। अब स्पोरोजोइट्स क्या होते हैं, अभी हम लोग जब लाइफ साइकिल देखेंगे तब देखेंगे। यहाँ सिर्फ नाम समझ लें कि स्पोरोजोइट नाम की एक इन्फेक्टियस कंडीशन है मलेरिया पैरासाइट की, ठीक है, जो हमारे ह्यूमन के अंदर एंटर करती है और उससे हमको इन्फेक्शन होता है। अब ये तो कॉमन केस होगा कि जब मस्कीटो काटेगा और ये स्पोरोजोइट हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे और हमको हो जाएगा। सबसे ज़्यादातर केसेस में 90% केस में यही होता है, जैसे कि मलेरिया हो जाता है। कुछ रेयर केसेस होते हैं जैसे कि किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, किसी ऐसे व्यक्ति का जिसको कि मलेरिया पैरासाइट का इन्फेक्शन था तो उसको हो जाएगा, या फिर किसी को कोजेनाइटल ट्रांसमिशन, मतलब कि मदर से बच्चे को चला गया, ठीक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं जैसे लीवर वगैरह, तो लीवर में उसकी जो मलेरिया पैरासाइट की है वो हिप्नोजॉइट स्टेज पाई जाती है। हिप्नोजॉइट इन द सेंस कि ऐसी अवस्था जिसमें मलेरिया पैरासाइट सो रहा होता है, मतलब वो इन्फेक्शन तो नहीं कर रहा होता है उस टाइम पे, लेकिन वो रहता है। तो अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे लीवर वगैरह का होता है तो उसमें क्या होता है कि मलेरिया पैरासाइट जा सकता है अंदर, ठीक है, उस व्यक्ति के अंदर जा सकता है, ठीक है। और देन इसके बाद हम लोग ये बात करें कि जो शेयर्ड निडल्स वगैरह होती है, मतलब कि अगर किसी के जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि HIV वाली निडल अगर किसी को लग जाए तो HIV हो सकता है, ऐसे ही जो ब्लड वगैरह जो होते हैं, अगर से किसी की ब्लड से कंटामिनेटेड निडल किसी दूसरे व्यक्ति को लग जाए तो उससे भी मलेरिया पैरासाइट हो सकता है। चांसेस कम है लेकिन हो सकता है ना, क्योंकि जो मलेरिया पैरासाइट का जो मस्कीटो है वो भी तो काट ही रहा है ना, तो उससे तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं, लेकिन सबसे इनसे कम चांसेस हैं। बहुत रेयर कंडीशन में इन सब चीज़ों से होता है। मेन हमारा है जो मस्कीटो के काटने से ही होता है। ये जो साइड में चार्ट बड़ा सा दिख रहा है, इस चार्ट को हम लोग डिटेल में समझेंगे अभी, लेकिन अभी हम लोग बेसिक बेसिक देख लेते हैं कि फैल्सीफेरम के मस्कीटो हमको जो पैरासाइट है वो इस टाइप के दिखाई देते हैं, बाइवेक्स कैसे, और इनके कुछ कुछ सिम्टम ये होते हैं कि जो RBC के अंदर क्या चेंजेस करते हैं, किस टाइप के दिखाई देते हैं। तो वो सब हम लोग अभी थोड़ी देर से जब हम लोग टाइप्स देखेंगे मलेरिया पैरासाइट के, तो फिर हम लोग एक करके डिस्कस करेंगे इसके बारे में, है ना। बेसिक बेसिक अभी एक आइडिया हम लोग दो जो हमारे यहाँ जो पाए जाते हैं ज़्यादातर, फैल्सीफेरम और बाइवेक्स, इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर से किसी को फैल्सीफेरम का इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको लेजर पॉइंटर ऑन कर लेता हूँ, पेन वगैरह निकाल लेते हैं, ठीक है। पेन तो चल नहीं रहा लेकिन इसमें, ठीक है। अगर देखो किसी को अगर फैल्सीफेरम का इन्फेक्शन अगर से होता है तो उसका जो RBC है वो हमको नॉर्मल साइज की देखने के लिए मिलती है। जैसे कि यहाँ फैल्सीफेरम का इन्फेक्शन हुआ है, रिंग स्टेज दिखाई दे रही हैं, तो इसकी जो RBC का साइज़ है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी को बाइवेक्स का इन्फेक्शन होता है तो उसकी RBC का साइज़ कंपैरेटिवली नॉर्मल RBC की जहाँ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। यहाँ देखो थोड़ा सा ये नॉर्मल RBC है, ये नॉर्मल RBC इससे बड़ा हो गया है ना। तो RBC का साइज़ हमको बाइवेक्स के केस में बड़ा देखने के लिए मिलता है, फैल्सीफेरम के केस में हमको नॉर्मल देखने के लिए मिलता है। और जब जो हमको जो RBC के जो फैल्सीफेरम के जो हमको ट्रोफोजोइट्स होते हैं, वो ट्रोफोजोइट्स हमको लगभग 8 से 32 के पॉइंट्स में दिखाई देते हैं, और जो हमारे जो बाइवेक्स जो होते हैं उसके लगभग हमको 10 से मतलब 24 के आसपास दिखाई देते हैं। ट्रोफोजोइट में जो हमको डॉट्स दिखाई देते हैं, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और जो इसका जो बाइवेक्स का जो हमको अडल्ट स्टेज जो होती है उसको हम लोग बोल सकते हैं गैमेट स्टेज जो होती है, वो राउंड शेप में दिखाई देती है। देखो ऐसे हमको राउंड शेप में दिखाई दे रही है यहाँ पे। और जो फैल्सीफेरम के जो गैमेट स्टेज देते हैं वो बनाना शेप के दिखाई देते हैं हमको, जैसे ऊपर हमको दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ मार्क्स हैं जिसके जरिए हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फैल्सीफेरम और बाइवेक्स को, जब हम लोग ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन करते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक है, बाकी हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे इसके बारे में आगे।
अब यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया किस किस टाइप के मलेरिया पैरासाइट होते हैं, इन सब के नाम याद करना जरूरी है ना। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम बायोबैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, मलेरिया और नोलेसी, ये 5 टाइप के होते हैं। कई जहाँ 4 ही टाइप के पढ़ाए जाते हैं, लेकिन नोलेसी भी एक टाइप है जो कि इसका मलेरिया पैरासाइट का होता है। तो 5 टाइप के होते हैं। जब भी अगर कोई पूछे अब जिसको 4 ही पता है तो उसको ये भी पॉइंट याद रख लो कि 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है लाइफ साइकिल, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस हमेशा ही बनते हैं जब हम लोग के एग्ज़ाम टाइम पे। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ साइकिल हमारी, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना है। कुछ समझ में ना आए इसके बारे में जहाँ पे भी तो कमेंट करना है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें? हम लोग स्टार्ट करें कि पैरासाइट जो होता है मॉस्किटो के अंदर कैसे होता है, कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें कि ह्यूमन्स के अंदर कैसे होता है। तो हम लोग ह्यूमन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, हम लोग यहाँ से देखते। सबको स्क्रीन तो क्लियर दिख रही है ना? पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं ना? सारी चीज़ों को मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए पढ़ने में दिक्कत, क्योंकि पूरी फुल स्क्रीन पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमन को कैसे इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो ये मलेरिया पैरासाइट है जो यहाँ पे बैठा हुआ है। अब इसने किसी इंसान को काटा। तो जब किसी इंसान को अगर मलेरिया पैरासाइट काटता है तो उसकी बॉडी में इसकी लार ग्रंथि से, यहाँ देखो लार ग्रंथि जो दिख रही है, इसकी लार ग्रंथि पाए जाते हैं स्पोरोजॉइट्स। जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं वो इंसान की बॉडी के अंदर चले जाते हैं, मतलब ह्यूमन की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। और जब वो स्पोरोजॉइट अंदर जाते हैं तो ब्लड में चले जाते हैं, और ब्लड से वो ट्रैवल करते हुए पहुँचते हैं हमारी लीवर सेल के अंदर। जब वो स्पोरोजॉइट पहुँचते हैं लीवर सेल के अंदर, तो लीवर सेल के अंदर रुक करके फिर वो अपना ग्रोथ करते हैं, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 5 से 10 ऐसे बढ़ते जाते हैं। और बढ़ के वो एक दूसरी स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले तो स्पोरोजॉइट में आए थे, अब स्पोरोजॉइट से वो कन्वर्ट हो जाते हैं साइजोंट स्टेज में। देखो साइजोंट स्टेज 2 जहाँ होती है, एक आरबीसी के अंदर भी होती है, एक लीवर में भी होती है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो साइजोंट स्टेज जो लीवर के अंदर होती है उसमें बहुत सारे जो होते हैं जो मल्टीप्लाई हो चुके होते हैं पैरासाइट, मलेरिया पैरासाइट हमारे, वो बहुत सारे डॉट्स के फॉर्म में हमको दिखाई दे रहे हैं। और हर एक डॉट का नाम जो होता है उसको मीरोजॉइट बोलते हैं। तो क्या होता है कि एक समय आता है कि जब ये जो सेल है लीवर की सेल, वो हैंडल नहीं कर पाती है कि इतने सारे मलेरिया पैरासाइट हो गए, अब क्या होगा। फिर वो लीवर की सेल हो जाती है ब्लास्ट। और जब वो लीवर की सेल ब्लास्ट होती है तो उस लीवर की सेल के अंदर से ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे से मीरोजॉइट्स निकलते हैं। अब वहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक ही चीज़ हो सकती है कि वो जो मीरोजॉइट्स हैं वापस से किसी दूसरी लीवर सेल पे अटैक करें और वहाँ पे फिर अपनी ग्रोथ करें और ज़्यादा मीरोजॉइट्स बन जाएं, ठीक है। ये स्टेज हो सकती है। और एक दूसरी स्टेज ये हो सकती है कि अब वो मीरोजॉइट्स जा सकते हैं हमारे यहाँ पे ब्लड में चले जाएंगे मीरोजॉइट्स। अब वो जो एक एक मीरोजॉइट गया है वो हर एक मीरोजॉइट जा करके हर एक आरबीसी के ऊपर अटैक करेगा। तो अब यहाँ पे आरबीसी वाली स्टेज आ गई। देखो ये जो स्टेज कहलाती है ह्यूमन में, यहाँ से यहाँ तक कि ऊपर की जो सारी स्टेज है, इस स्टेज को बोलते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। मतलब आरबीसी के पहले वाली जो स्टेज होती है ह्यूमंस के अंदर, उसको बोला जाता है प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज, या फिर बोल सकते हैं लीवर वाली स्टेज। तो मलेरिया की जो लीवर वाली स्टेज जो होती है मलेरिया पैरासाइट की, वो कैसी होती है? स्पोरोजॉइट आया, लीवर सेल पे अटैक किया, अटैक करके अपने डेवलपमेंट किया बहुत सारी मात्रा, और वो डेवलपमेंट होकर के साइजोंट के फॉर्म में बना। साइजोंट क्या होता है? बहुत सारे मीरोजॉइट जब एक साथ इकट्ठे होते हैं एक सेल के अंदर, तो वो साइजोंट स्टेज कहलाती है। फिर वो और डेवलप होगा तो वो जो हमारी लीवर की सेल वो ब्लास्ट हो जाएगी, बहुत सारे मीरोजॉइट्स निकलेंगे और वापस से फिर दूसरी लीवर सेल पे अटैक करेंगे, वहाँ फिर ये साइकिल रिपीट चलती जाएगी। अब जब वो चाहे तो वापस वो लीवर में चला सकते हैं साइकिल, लेकिन अगर से वहाँ से अगर वो ब्लड में आते हैं तो उसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइटिक स्टेज, जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीसी में अगर इन्फेक्शन करने आ गए हैं और जो हमारे मलेरिया पैरासाइट है तो उनको बोला जाता है इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। तो अब इरिथ्रोसाइटिक स्टेज समझ लेते हैं। लीवर वाली स्टेज मेरे ख्याल से सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। कृतकर राव मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए दोबारा समझा दिए ना अपन ने लीवर वाली स्टेज, ठीक है। अब बताओ भी समझ में आ गई लीवर वाली स्टेज? तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग एक बार और समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेन स्टेज यही वाली है ना। तो हम धीरे धीरे चलेंगे आगे, बहुत फास्ट नहीं चलेंगे, लेकिन हम लोग को समझना है धीरे धीरे। थोड़ा सा हम इसको रब कर देते हैं, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि जो पूरी लीवर वाली स्टेज चल गई हमारी, यहाँ पे हमारे मीरोजॉइट्स बन गए। मीरोजॉइट्स कैसे बने मैंने बता दिया है। स्पोरोजॉइट आए, लीवर सेल पे अटैक करे, लीवर सेल में अटैक करके अपना बहुत सारा डेवलपमेंट करे, बहुत सारी एक से बहुत सारे हो गए, उसको साइजोंट स्टेज बोला। साइजोंट स्टेज में लीवर की सेल रप्चर हो गई तो बहुत सारी मीरोजॉइट्स से अलग अलग निकल गए। वो सिंगल मीरोजॉइट सब क्या रहेंगे, वो हमारे जाएंगे ब्लड में। तो हर एक मीरोजॉइट इन्फेक्ट करेगा हर एक आरबीसी के ऊपर, एक मीरोजॉइट एक आरबीसी पे अटैक करेगा, ठीक है।
पिक्चर क्लियर नहीं है। अरे एक्चुअली पिक्चर क्लियर नहीं है तो अपन को ना वो जो हमारी उसमें जो एक सेटिंग होती है हमारी, इसमें क्या बोलते हैं मोबाइल में, उसमें ना हायर सेटिंग पे हम देख सकते हैं थोड़ा सा। लगभग हम लोग 720 की क्वालिटी पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमको अच्छी पिक्चर दिखाई देगी थोड़ी सी, है ना। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, जो ह्यूमन वाली साइकिल है इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ना, जिससे थोड़ा सा और अच्छे से हमको दिखाई देगी। इसको ओपन कर देते हैं थोड़ा सा जूम, ऐसे। अब देखो मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा ठीक दिखाई दे रही होगी। तो थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। अभी देखो थोड़ा सा, अभी देखो थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा ही दिख रही होगी हमको, है ना। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, चलो। ये देखो ठीक है, ये वाली स्टेज अब तो थोड़ा साफ साफ दिख रहा होगा सब लोगों को, ठीक है। अब देखो जो ये लीवर में जो स्टेज चलती है वो लगभग 2 वीक की होती है। 2 हफ्ते में स्पोरोजॉइड जो है वो लीवर से मीरोजॉइड बन के हमारे आरबीसी में आ सकते हैं, ठीक है। ये स्टेज जो है हमारी 2 हफ्ते की लगभग होती है। 2 हफ्ते के अंदर हमारे जो आरबीसी में जो लीवर में जो मीरोजॉइड्स होते हैं वो हमारे आरबीसी में आ जाते हैं, ठीक है। अब 2 हफ्ते के बाद जैसे हमारे आरबीसी में आएंगे तो अब हम लोग आरबीसी वाली साइकिल समझ लेते हैं। लीवर वाली साइकिल खत्म हो गई मेरे ख्याल से, अभी तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं मीरोजॉइड की हम लोग यहाँ पे लीवर वाली स्टेज, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, मेरे ख्याल से समझ दिख रहा होगा सबको अच्छे से, ठीक है। अब देखो अब अपन को समझना ये है कि जब कोई जो मीरोजॉइड हमारा है, यहाँ पे नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि नाम से ही हमको समझ में आएंगे। एक बार में चलो नाम याद नहीं भी होंगे तो बाद में नाम याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो मीरोजॉइड जो हमारे होते हैं, जो हमारे अब आरबीसी के अंदर आ चुके हैं, जो मीरोजॉइड हमारे आरबीसी के अंदर जो आ चुके हैं, वो एक आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे। अब जब एक आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे तो फिर मलेरिया पैरासाइट की जो आरबीसी में अलग अलग स्टेज चलती हैं। हाँ भी, अब मलेरिया पैरासाइट को हम अलग अलग नाम से जानेंगे, ठीक है। किस किस नाम से जानेंगे? सबसे पहले जो स्टेज बनती है उसको बोलते हैं रिंग स्टेज। तो रिंग स्टेज में क्या होता है कि जो इसका साइटोप्लाज्म जो होता है मलेरिया का, वो ऐसा रिंग फॉर्म में हमको दिखाई देता है। और उसका जो क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन मतलब जिसमें कि हमारे सभी टाइप के जो जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं, इसके डीएनए वगैरह होता है, वो यहाँ से एक डॉट के फॉर्म में हमको दिखाई देता है। तो ये हमको रेड कलर का डॉट दिखाई देता है जब हम लोग स्टैन करते हैं, जब हम लोग उसको मलेरिया पैरासाइट को कलर करके देखेंगे माइक्रोस्कोप में, तो ये जो क्रोमेटिन हमारा है वो रेड कलर का दिखाई देगा और बाकी पूरा साइटोप्लाज्म हमको ब्लू कलर का दिखाई देगा। स्टैन टाइम पे हम लोग उसको और अच्छे से समझेंगे। अभी ये समझें कि जैसे मीरोजॉइड ने आरबीसी को इन्फेक्ट किया, सेकंड स्टेज बनी हमारी रिंग स्टेज। अब रिंग स्टेज में थोड़ा सा और बड़ा होगा मलेरिया पैरासाइट, थोड़ा पुराना हो जाएगा, तो वो बन जाएगा ट्रोफोजॉइड। ट्रोफोजॉइड स्टेज थोड़ी सी रिंग स्टेज के बाद की स्टेज होती है, ठीक है। देन इसके बाद हमारा वो बनेगा साइजोंट। साइजोंट हमारी ट्रोफोजॉइड के बाद की स्टेज होती है, जिसमें बहुत सारे हमको क्रोमेटिन मटेरियल यहाँ पे दिखने लगते हैं। देन इसके बाद जब साइजोंट बन जाता है तो साइजोंट के बाद हमारी आरबीसी जो होती है वो लोड इतना जो पैरासाइट का जो लोड है वो सहन नहीं कर पाती है, तो वो हो जाती है रप्चर। मतलब जो हमारी रप्चर हो जाती है तो साइजोंट हमारा रप्चर हो गया, और साइजोंट के अंदर से निकलते हैं छोटे मीरोजॉइड्स, बहुत सारे मीरोजॉइड्स निकलते हैं। अब वो मीरोजॉइड जाकर के फिर आरबीसी पे अटैक करेंगे, कोई नई आरबीसी पे अटैक करेंगे, और फिर वो नई आरबीसी की फिर ऐसी स्टेज चल जाएगी, रिंग स्टेज, ट्रोफोजॉइड स्टेज, साइजोंट स्टेज, फिर इन्फेक्ट करेंगे, फिर रिंग स्टेज, ट्रोफोजॉइड, साइजोंट, ये चलती जाएगी, ठीक है। अब जो स्टेज है, ये 2 से 3 दिन में ये स्टेज एक साइकिल जो है पूरी हो जाती है, आरबीसी के अंदर जो साइकिल होती है, ठीक है। और जब भी ये साइजोंट जब रप्चर होते हैं तब उसको इंसान को फीवर आता है। फीवर कब आता है? जब ये रप्चर होकर के वापस से दूसरी आरबीसी पे अटैक करते हैं, तो बॉडी इसको रेजिस्ट करने की कोशिश करती है कि सोचती है इसको ना हो, लेकिन वो अब तो मलेरिया पैरासाइट है ना, ब्लड में तो आ ही गया है, ठीक है। तो उस टाइम पे हमको आता है फीवर, जब ये आरबीसी हमारी रप्चर होती है। अब देखो, एक तो ये हो गई हमारे लीवर से हमारे मीरोजॉइड्स आरबीसी में आ गए, आरबीसी में रिंग, ट्रोफोजॉइड, साइजोंट स्टेज बनती गई, ये होती गई। अब जब क्या होगा, जब उसको लगेगा कि इसको मलेरिया पैरासाइट को लगेगा कि यार इस इंसान की बॉडी में उसको डिस्कम्फर्ट होगा, अगर से हम लोगों ने कोई ऐसी मेडिसिन खा ली जिसके कारण उसको खतरा होगा कि वो मर जाएंगे, पैरासाइट, मलेरिया पैरासाइट मर जाएंगे, या फिर उसको ऐसा लगे कि अब इसकी बॉडी के अंदर इतने अच्छे न्यूट्रिशन नहीं बचे हुए हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अपना गैमेट स्टेज में। तो रिंग स्टेज के बाद वो डायरेक्ट गैमेट स्टेज में कन्वर्ट होने के चांसेस उसके रहते हैं। मतलब ऐसे भी चल सकती है स्टेज, लेकिन अगर उसको डिस्कम्फर्ट होगा कोई टाइप का अपनी बॉडी के अंदर है, फिर उसको लगे कि इसमें बॉडी में न्यूट्रिशन वगैरह उतने नहीं बचे हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा गैमेट स्टेज में। अब जब गैमेट स्टेज में जब मलेरिया पैरासाइट कन्वर्ट होगा तो वो गैमेट स्टेज में हमको फीमेल गैमेट और मेल गैमेट की फॉर्म में हमको दिखाई देंगे। ये मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, तो मेल और फीमेल गैमेट की फॉर्म में हमको मलेरिया पैरासाइट दिखाई देंगे। अब जब कोई मस्कीटो जो कि हेल्दी है,
जिस बेचारे को कोई दिक्कत ही नहीं है, बेचारा अपना घूम घाम रहा था, उसको अपने अंडे देने थे, है ना, तो वो एक व्यक्ति को काटा इस चक्कर में कि भाई हमको उसको थोड़ा सा ब्लड मिल जाएगा, थोड़ा सा हमको प्रोटीन मिल जाएगा, हम अपने बच्चे बच्चे दे देंगे तो हो जाएगा हमारा काम। लेकिन इसको नहीं पता था कि इसको मलेरिया पैरासाइट का इन्फेक्शन है इसको, ठीक है। अब इस मस्कीटो ने जैसे इस व्यक्ति को काटे गए मस्कीटो, तो जो इसके गैमेट बने हुए हैं, वो गैमेट्स जो है मेल और फीमेल गैमेट इस मस्कीटो के अंदर चले जाएंगे। देखो, मेल और फीमेल गैमेट जब से इस मस्कीटो के अंदर जाएंगे तभी इस मस्कीटो के अंदर साइकिल स्टार्ट होगी, कौन सी, मलेरिया पैरासाइट वाली। धोखे से अगर ये जाएंगे, साइजोन जाएगा, रिंग स्टेज जाएगी, ट्रोफोजोट जाएंगे, तो फिर ये स्टेज नहीं चलेगी आगे मलेरिया पैरासाइट की। मलेरिया पैरासाइट की स्टेज आगे चलने के लिए उस व्यक्ति के अंदर गैमेट्स बनना जरूरी है, और उस व्यक्ति के अंदर गैमेट्स बने हुए हैं तब ये साइकिल मलेरिया फिर वो मस्कीटो के अंदर चलेगी। तो मेरे ख्याल से ये जो साइकिल है ह्यूमन की, ये लगभग सबको क्लियर हो गई होगी कि कैसे लीवर से, आरबीसी से और फिर गैमेट्स बनने की स्टेज जो होती है, ठीक है। इसको अभी दोबारा से समझा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पहले मलेरिया पैरासाइट की मस्कीटो वाली स्टेज समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वही बोल रहे होंगे कि यार अभी तक तो हम ह्यूमन से बाहर ही निकल पाए, फिर मस्कीटो में कैसे चलेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि बेचारा मस्कीटो जिसको कोई दिक्कत नहीं है, बेचारा अपना घूम घाम रहा था, लेकिन उसने काट लिया किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको था मलेरिया का इन्फेक्शन। अब उसके अंदर चले जाएंगे मेल और फीमेल गैमेट। जब वो मेल और फीमेल गैमेट इस व्यक्ति के अंदर जाएंगे तो फिर वो बनाएंगे इसके अंदर गैमेट स्टेज। अब देखो, इसके अपने यहाँ जूम करके देख लेते हैं। अब हम लोग मस्कीटो के अंदर चलते हैं, ठीक है। अब जो मस्कीटो के अंदर जब इसने किसी व्यक्ति का ब्लड सक किया, यहाँ देखो ये इसने ब्लड सक किया, यहाँ पे आ गया इसका मेल गैमेट, यहाँ आ गया फीमेल गैमेट, ये दोनों आरबीसी के साथ अंदर चले जाते हैं, मस्कीटो के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अब ये मस्कीटो के अंदर चले गए तो मस्कीटो के अंदर जा करके मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों मिल करके बनाएंगे हमारा जायगोट। जब ये जायगोट बन जाएगा तो जायगोट फिर फर्दर हमारा बनेगा ऊकाइनेट। ऊकाइनेट जो इसकी स्टेज होती है, ऊकाइनेट स्टेज में बन जाएगा तो जायगोट ऊकाइनेट बन जाएगा। और ये ऊकाइनेट जो होता है वो चिपक जाएगा मस्कीटो के स्टमक बॉल से। स्टमक जो होता है मस्कीटो के, वहाँ पे जाकर के चिपक जाएगा ऊकाइनेट। फिर ऊकाइनेट एक दूसरी स्टेज में कन्वर्ट होगा जिसको बोलते हैं ऊसिस्ट स्टेज। तो ऊसिस्ट स्टेज जो होती है उसमें जो होते हैं हमारे स्पोरोजोइट्स बनना स्टार्ट होते हैं। ऊसिस्ट थोड़ा सा डेवलप होगी तो छोटे छोटे से स्पोरोजोइट्स बनेंगे। वो छोटे छोटे से स्पोरोजोइट्स और अच्छे से मैच्योर हो जाएंगे। मैच्योर होकर के जो ऊसिस्ट जो होता है वो ब्लास्ट हो जाता है। जब वो ब्लास्ट होगा ऊसिस्ट, तो वहाँ से छोटे छोटे से स्पोरोजोइट निकल करके मलेरिया जो मॉस्किटो होता है उसकी सलाइवरी ग्लैंड में जाकर के अटैक करेंगे, मतलब वहाँ पे जाकर रहेंगे, वो वहाँ पे जाकर रुक जाएंगे। जब ये छोटे छोटे से स्पोरोजोइट जाकर के मस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड में जाकर के जब रुक गए तो वहाँ रुक करके वो तब तक रुके रहेंगे जब तक कि किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड सक ना करे, ठीक है। और ये जो मस्कीटो के अंदर पूरी साइकिल चल रही है, गैमेट्स आ रहे हैं, जायगोट बन रहा है, ऊकाइनेट बन रहा है, ऊसिस्ट बन रहा है और ये स्पोरोजोइट्स बन रहे हैं, ये पूरी स्टेज जो हमारी है 7 से 10 दिन लगते हैं इसको कंप्लीट होने में। जैसे कि आज शाम को किसी को मस्कीटो ने काटा है, मच्छर ने काटा है, और आज ही शाम को किसी दूसरे व्यक्ति को काट लेगा तो मलेरिया नहीं होगा उसको, उसको पूरा टाइम चाहिए। ये पूरे गैमेट बन के ऊकाइनेट ऊसिस्ट पूरी स्टेज कंप्लीट जब होगी, फिर जब वो मस्कीटो किसी व्यक्ति को काटेगा तब मलेरिया होगा, है ना। ये बात ध्यान रखनी है हमको कि इसके अंदर पूरी साइकिल कंप्लीट होना उसकी ज़रूरी है मस्कीटो के अंदर। अब देखो, ये जो स्पोरोजोइट्स हमारे हैं, ये स्पोरोजोइट चले गए उसकी सलाइवरी ग्लैंड में। अब जब सलाइवरी ग्लैंड में जब स्पोरोजोइट चले गए उसके, एक सेकेंड मैं एक बार देख लेता हूँ, किसी क्वेश्चन तो नहीं आए, मेरे ख्याल से तो नहीं होने चाहिए। हाँ ठीक है। अब देखो कि जैसे कि स्पोरोजोइट जो बन करके हमारे सलाइवरी ग्लैंड में चले गए हैं, तो सलाइवरी ग्लैंड से जब ये मस्कीटो किसी दूसरे व्यक्ति को काटेगा, तो जब कोई मस्कीटो किसी व्यक्ति को काटता है तो सबसे पहले वो अपना सलाइवा छोड़ता है उसकी बॉडी में, जिससे कि सलाइवा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं मस्कीटो के। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? एक तो होता है एंटीकोगुलेंट, जिससे कि उसका ब्लड क्लॉट ना हो जाए, क्योंकि हमारी बॉडी का तो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म यही है ना कि जब कोई मस्कीटो या कोई भी चीज़ हमको कहाँ भी कट लगता है तो सबसे पहले बॉडी उसको क्लॉट बना लेती है वहाँ पर, जिससे कि ब्लड बह ना जाए हमारी बॉडी से बाहर, है ना। तो इस क्या करता है, सबसे पहले ऐसा एक एंटीकोगुलेंट छोड़ता है जिससे कि ब्लड क्लॉट ना हो। दूसरा कुछ ऐसे केमिकल छोड़ता है जिसकी एनेस्थीसिया टाइप का, एनेस्थीसिया वाले केमिकल, जिससे दर्द ना हो उसको। कई बार दर्द हो भी जाता है, पता चल जाता है हमको, लेकिन ऐसे केमिकल छोड़ता है जिससे व्यक्ति को दर्द ना हो, उसको पता ना चले कि उसके अंदर उसको हम काट रहे हैं मस्कीटो, ठीक है। और साथ में ये सब चीज़ें वो सलाइवा के थ्रू छोड़ता है। तो जब ये सब चीज़ें बॉडी के अंदर दे रहा है, बॉडी के इंसान की बॉडी के अंदर डाल रहा है, तो ये जो स्पोरोजोइट्स होते हैं ये भी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। जब ये बॉडी के अंदर चले जाएंगे तो फिर किसी दूसरे इंसान को क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। और फिर मलेरिया, वो जो स्पोरोजोइट बॉडी के अंदर गए हैं वो स्पोरोजोइट फिर जाके किसी लीवर, किसी दूसरे व्यक्ति की लीवर सेल पे अटैक करेंगे, लीवर सेल इन्फेक्ट होगी, फिर वो लीवर सेल बनेगी साइजोंट स्टेज, साइजोंट से
वो रप्चर होकर के मीरोजॉइट्स बनाएंगे, मीरोजॉइट से फिर वो आरबीसी पे अटैक करेंगे, आरबीसी फिर रिंग स्टेज ट्रोफोजॉइट साइजोन्ट, रिंग स्टेज ट्रोफोजॉइट साइजोन्ट, ये सब चलता रहेगा। जब इस मस्कीटो को जो अंदर पैरासाइट है उसको डिस्कम्फर्ट थोड़ा सा फील होगा, कुछ उसको कुछ गड़बड़ लगेगा, तो वो रिंग स्टेज से सीधे बना लेगा गैमेट स्टेज, और फिर कोई दूसरा मस्कीटो काटेगा उस व्यक्ति को और उसकी बॉडी के अंदर जाएंगे, तो फिर ये गैमेट साइजोन्ट ऊकाइनेट सिस्ट और ये स्पोरोजोइट बन करके फिर ये 7 से 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरे व्यक्ति को काटेगा। तो ऐसी ही पूरी साइकिल चलती रहती है मलेरिया पैरासाइट की, है ना, कि इस व्यक्ति को काटा, इस व्यक्ति को काटा। तो इसको हम, जब मैं शुरू में बताया था ना इंडिजीनियस मलेरिया पैरासाइट, इंडिजीनियस का मतलब वही था कि मलेरिया पैरासाइट उस जगह से ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है उस देश से, वो एक व्यक्ति को होता है, फिर कुछ दिन के बाद दूसरे व्यक्ति को कहीं हो जा रहा है, और वो वहीं वहीं चल रहा है, कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, वहीं वहीं पूरी साइकिल चलती जा रही है, इंसान के ह्यूमन के अंदर, फिर मस्कीटो के अंदर, ह्यूमन के अंदर, मस्कीटो के अंदर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। अभी मेरे को एक बार कमेंट करके सब लोग बताओ कि इसको एक बार और समझा दूँ इस साइकिल को थोड़ा सा जल्दी से मैं, कि अपन आगे बढ़ें, दूसरी चीज़ समझें। एक बार थोड़ा कमेंट करके सब लोग बताओ मेरे को। अगर से लोग बोलते हैं कि इसको एक बार और समझा दो, तो मैं एक बार और इसको समझा दूंगा थोड़ा सा, 5-10 मिनट अपन दे करके इसको, फिर हम लोग नहीं तो फिर आगे वाली स्टेज में चलेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करो कि एक बार और इसको समझा दें कि हम, अगर क्लियर ना हुआ हो तो, नहीं तो फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे फैल्सीफेरम की स्टेज बताई गई है हमारी साइड में। जब तक मैं इस पर डिस्कस कर लेते तब तक कमेंट आ रहे हैं, ठीक है। अपने जब तक इस पर डिस्कस कर लेते हैं फैल्सीफेरम के बारे में। तो देखो, जैसे कि हमको पता है कि 5 टाइप के मलेरिया पैरासाइट होते हैं, ठीक है। फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, बाइबेक्स, ओवेल, मलेरिया, नोलिसी, ठीक है। अब इसमें से एक फैल्सीफेरम जो हमारा बैक्टीरिया है, इसकी स्टेज यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। हाँ, मैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स मेरे को आ गए हैं कि अभी थोड़ा एक बार और समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। एक बार और समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, ठीक है। हमको इसके नाम जो हैं, ये नाम जो है ना, नाम हमको नहीं समझ में आते हैं। कई लोग को समझ में आ गए होंगे, वो समझ में आ रहा है, जिनने पहले नाम पढ़े होंगे कभी या फिर सुने होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम एक बार उसको समझ लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारी अलग अलग नाम है, बहुत सारी अलग अलग स्टेजेस हैं। हम जब इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो हमको और अच्छे से क्लियर होंगी वो चीज़ें। मैं एक बार और समझा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ हम फैल्सीफेरम की बात कर रहे थे। देखो, ये फैल्सीफेरम जो एक बेचारी नॉर्मल आरबीसी है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। एक बैक्टीरिया जो पैरासाइट आया, इस पर अटैक किया, फिर इसने रिंग स्टेज फॉर्म करी, फिर रिंग स्टेज मल्टीप्लाई हुई, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, ऐसे मल्टीप्लाई रिंग हुई। अब मल्टीप्लाई होने के बाद रिंग स्टेज जो होती है फर्दर कन्वर्ट होती जाती है ट्रोफोजॉइट में। ट्रोफोजॉइट जो है वो साइजोंट बनाते हैं, इसमें कि क्रोमेटिन 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 दिख रहे हैं, वो साइजोंट में और ज़्यादा क्रोमेटिन बढ़ते हैं, फिर मेच्योर साइजोंट बनता है, और फिर वो मेच्योर साइजोंट से बाहर निकल जाते हैं हमारे छोटे छोटे से मीरोजॉइट, या फिर नहीं तो मतलब यहाँ पूरी स्टेज बताई गई। मीरोजॉइट वापस से अटैक करते हैं आरबीसी पे। यहाँ पे अलग से जो गैमेट की स्टेज बता दी गई है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हमारा कैसा दिखाई देता है फैल्सीफेरम में, ठीक है। तो ये मैंने स्टेज थोड़ा सा अपने बेसिक डिस्कस कर ली। हम लोग लाइफ साइकिल एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, है ना, कि क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एक बार समझा दीजिए। चलो ठीक है, हम लोग वापस से समझते हैं, तरीके से समझते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट जूम करके समझेंगे, कि हमारे पास तो बहुत टाइम है, क्योंकि सबको इंटरेस्ट है, अगर पढ़ने में समझने में इंटरेस्ट है तो फिर क्या ही जा रहा है मेरा कुछ समझाने में, है ना। 10 मिनट थोड़ा लेट अपन बाकी चीज़ें और समझेंगे, कि कोई दिक्कत नहीं है। चलो वापस से चलते हैं हम लोग मलेरिया पैरासाइट के अंदर, ठीक, ऊपर से चलते हैं, ठीक है। यहाँ से देखते हैं। देखो क्या है कि सबसे पहले यहाँ देखते हैं मलेरिया पैरासाइट की लाइफ साइकिल। ये मस्कीटो है, इसने जो भी अपना जो सर्जरी वर्जरी करता है, एनेस्थीसिया दे करके किसी इंसान की, और वो एनेस्थीसिया वगैरह दे करके सारी चीज़ें सलाइवा डाल करके सब करता है। तो जब ये सलाइवा जब इंजेक्ट करता है अपना डंक, तो ये स्पोरोजोइट छोड़ देता है ह्यूमन ब्लड में, जो ब्लड सेल्स को सब करता है वो, और जो अपने लिए सलाइवा के थ्रू स्पोरोजोइट बॉडी के अंदर छोड़ देता है। जब ये स्पोरोजोइट बॉडी के अंदर छोड़ता है, इसको बोलते हैं पहली स्टेज, ठीक है। देन वो स्पोरोजोइट ब्लड वेसल से ट्रैवल करते हुए, मतलब ब्लड तो पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है ना, ऐसा नहीं कि जहाँ उसने काटा वहाँ बस ब्लड है ना, ब्लड तो पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है। और जब ब्लड जब फ्लो होते होते ये स्पोरोजोइट जो है ये घूमते फिरते पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू जब वो लीवर में पहुँचते हैं, तो वहाँ जा करके ये स्पोरोजोइट रुक जाते हैं। पहले जब पूरी बॉडी में ट्रैवल करेंगे वो कहीं नहीं रुकेंगे वो, लेकिन जब लीवर सेल पास पहुँचेंगे तो लीवर सेल में जा करके वो क्या करेंगे, रुक जाएंगे, और फिर लीवर सेल के अंदर घुस जाएंगे स्पोरोजोइट जो होते हैं। जब ये अंदर सेल, लीवर सेल के अंदर घुस जाएंगे स्पोरोजोइट, मतलब कि इन्फेक्ट कर देंगे लीवर सेल को, तो फिर क्या होगा, ये लीवर सेल को इन्फेक्ट करने के बाद अपना मल्टीप्लाई करना चालू करेंगे, मतलब कि 1 से 2, 2 से 3, 4 से 10, मतलब ऐसे करके बहुत सारे बन जाएंगे। क्या बहुत सारे क्या बन जाएंगे, मलेरिया पैरासाइट बन जाएंगे बहुत सारे।
एक ही सेल के अंदर जब इतने सारे मलेरिया पैरासाइट बन जाते हैं तो उसको बोलते हैं साइजोंट स्टेज। अब वो साइजोंट स्टेज, उसके अंदर इतने सारे मलेरिया पैरासाइट हो गए कि वो सेल हैंडल ही नहीं कर पा रही है। तो जब एक समय के बाद जब उसके अंदर बहुत सारे पैरासाइट हो जाते हैं तो वो सेल फूट जाती है, ब्लास्ट हो जाती है वो सेल। और जब वो सेल ब्लास्ट होती है तो उसके अंदर से बहुत सारे निकलते हैं क्या, मीरोजॉइट्स। ये जो मीरोजॉइट्स दिख रहे हैं ये बहुत सारे निकलते हैं मीरोजॉइट्स उसके अंदर से। अब वो मीरोजॉइट्स चाहें तो एक दूसरी सेल को इन्फेक्ट कर सकते हैं लीवर सेल की, जिससे कि और मतलब कोई और मलेरिया पैरासाइट बन जाए, ठीक है। या फिर वो जा सकते हैं हमारे आरबीसी को इन्फेक्ट करने के लिए। ये जो लीवर की स्टेज है ये हमारी लगभग 2 हफ्ते में पूरी होती है, ठीक है। ये 2 हफ्ते, तो यहाँ जो लिखा हुआ है वो हम चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ उनको उसको सुनते जाओगे तो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब मैं अभी पीडीएफ शेयर करूँगा क्लास खत्म होने के बाद ग्रुप में, तो वहाँ पे पढ़ लेना अपन लोग, ठीक है। अभी सुनते बस जाएंगे, यहाँ डायग्राम देखते जाएंगे तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 हफ्ते में हमारी क्या होती है, लीवर की स्टेज कंप्लीट होती है। लीवर वाली स्टेज कंप्लीट होकर के वो जो मलेरिया पैरासाइट हैं हमारे आने लगते हैं ब्लड में। जब ये मलेरिया पैरासाइट आते हैं हमारे ब्लड में, ठीक है, किस फॉर्म पे आते हैं, देखो यहाँ देखो, इंसान के अंदर स्पोरोजॉइट फॉर्म में आए थे, लीवर में साइजोंट स्टेज बनी और साइजोंट से हमारे मीरोजॉइट बने। अब ये मीरोजॉइट्स आते हैं हमारे रेड ब्लड सेल में। तो कई बार ऐसे एमसीक्यू बनते हैं कि रेड ब्लड सेल को लीवर से इन्फेक्ट करने के लिए किस स्टेज में मलेरिया पैरासाइट आता है, तो वो आता है मीरोजॉइट स्टेज में, ठीक है। अब एक मीरोजॉइट आते हैं, वो करेंगे अब रेड सेल को इन्फेक्ट। तो हर एक मीरोजॉइट, मान लो यहाँ से 100 मीरोजॉइट आए, तो हर एक मीरोजॉइट 100 के 100 मीरोजॉइट अलग अलग आरबीसी पे अटैक करेंगे, ठीक है। अब उनने 100 आरबीसी पे अटैक कर दिया, अब वो आरबीसी के अंदर अपना ग्रो करेंगे इन द सेंस थोड़े बड़े होंगे और बहुत सारे 1 से 2, 2 से 4, एक आरबीसी के अंदर बहुत सारे बन जाएंगे। तो जो आरबीसी की जो स्टेज होती है वो हमारी चालू होती है यहाँ से, रिंग स्टेज से। इन्फेक्ट किया, रिंग स्टेज बनी। रिंग स्टेज मतलब क्या है, मीरोजॉइट के बाद वाली स्टेज है। रिंग स्टेज से थोड़े और बड़ा होगा मलेरिया पैरासाइट तो वो ट्रोफोजॉइट बन जाएगा। जैसे हम लोग होते हैं ना, पहले बच्चे होते हैं, फिर थोड़े और बड़े होते हैं, फिर हम लोग यंग हो जाते हैं, फिर हम लोग थोड़े से और बड़े हो जाते हैं, फिर हम लोग ओल्ड हो जाते हैं। तो इस टाइप से जो पूरा हमारी जो स्टेज चलती है बड़े होने की, हम उससे यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं मलेरिया पैरासाइट को। जो मीरोजॉइट स्टेज है वो छोटी स्टेज, मतलब बच्चे की वाली स्टेज है इसकी। देन उसको रिंग स्टेज पे जाएगा ये, फिर ट्रोफोजॉइट स्टेज में जाएगा, फिर साइजोंट स्टेज में जाएगा, ठीक है। जो ट्रोफोजॉइट और साइजोंट स्टेज में जब जाते हो, साइजोंट स्टेज में यहाँ बहुत सारे हमारे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, वो हर एक डॉट जा करके आगे एक मीरोजॉइट बनेगा। और वो हर एक मीरोजॉइट, जब वो हमारा जो आरबीसी है, जब उसके अंदर बहुत सारे मीरोजॉइट बन जाएंगे तब वो तो हैंडल कर नहीं पाएगी, तो आरबीसी हो जाएगी ब्लास्ट। आरबीसी हमारी ब्लास्ट हो जाएगी। जब आरबीसी हमारी ब्लास्ट हो जाएगी तो इसके अंदर से निकलेंगे एक एक मीरोजॉइट, सिंगल मीरोजॉइट। अब वो हर एक सिंगल मीरोजॉइट क्या करेंगे, एक नई आरबीसी पे अटैक करेंगे। और फिर वो ये साइकिल हमारी ऐसे चलती रहेगी। जब इसी चक्कर में जब हम लोग जब किसी व्यक्ति का ब्लड निकाल करके जब हम लोग उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, जैसे हम लोग किसी का, मान लो किसी की आरबीसी वाली स्टेज चल रही है। अब आरबीसी वाली जब स्टेज चल रही है, हमने इसी टाइम उसका ब्लड निकाल लिया उसकी बॉडी से, क्योंकि आरबीसी तो पूरी बॉडी में ही है ना, और इसमें हमारी जो हमारे मलेरिया पैरासाइट घूम रहे हैं पूरी बॉडी में। हमने इसी टाइम पे किसी की बॉडी के अंदर से ब्लड निकाल लिया, मान लो उसको फीवर आया है, हमने उसको ब्लड निकाल लिया फीवर आए टाइम, और उस ब्लड को हम लोगों ने निकाला, उसकी स्लाइड बनाई और उसको हमने कलर किया। जिम्सा स्टेन करते हैं उसके लिए हम लोग, तो जिम्सा स्टेन हमने उसको कलर किया, कलर करके उसको माइक्रोस्कोप में देखा, तो फिर हमको ये जो स्टेज है, रिंग स्टेज, ट्रोफोजॉइट स्टेज, ये स्टेज हमको दिखाई देती हैं उसके ब्लड में। ऐसे आरबीसी के अंदर ये मलेरिया पैरासाइट हमको दिखाई देते हैं। जब हम उसको देखते हैं कि अरे यार तो इसके अंदर मलेरिया पैरासाइट दिखाई दे रहा है, हमको माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं। और जब स्टेज हमको माइक्रोस्कोप में दिखाई देती हैं तो हम फिर उसको बोल देते हैं कि अच्छा इस व्यक्ति को जो है मलेरिया पैरासाइट है। अब जो रिंग है, ट्रोफोजॉइट और साइजोंट है, हर एक स्पीसीज़ का, चाहे वो फैल्सीफेरम हो, बाइवेक्स हो, जो भी स्पीसीज़ होती हैं सबके अलग अलग दिखाई देते हैं। जो बाइवेक्स की रिंग है वो अलग दिखाई देती है, फैल्सीफेरम की रिंग है वो अलग दिखाई देती है, ट्रोफोजॉइट उसके थोड़े से अलग दिखाई देते हैं। ये कुछ उसके साइन होते हैं अलग अलग, तो वो हमको माइक्रोस्कोप में दिखाई दे जाते हैं। फिर हम लोग बोलते थे इसको फैल्सीफेरम पैरासाइट का इन्फेक्शन है, और हमको ये रिंग स्टेज दिखाई दी कि ट्रोफोजॉइट स्टेज, जो भी स्टेज दिखाई देती है उस टाइम पे, वो हम लोग उसको रिपोर्टिंग कर देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ ब्लड में पकड़ लेते हैं, क्योंकि ब्लड में स्टेज चल रही होती है, ये वाली स्टेज है ना, तभी हम उसका खून निकाल लेते हैं किसी को फीवर जब आया हुआ होता है तो, ठीक। तो ये हमारी हो गई ब्लड वाली स्टेज की, मीरोजॉइट ने इन्फेक्ट किया, रिंग स्टेज बनी, ट्रोफोजॉइट स्टेज बनी, साइजोंट स्टेज बनी, साइजोंट फिर रप्चर हुआ, उसके अंदर से मीरोजॉइट निकली, फिर नई आरबीसी में अटैक किया, फिर रिंग, ट्रोफो, साइजोंट, ये सब पूरी ऐसी चलती रहती है। अब देखो, कुछ जो पैरासाइट होते हैं वो हमारे गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं रिंग स्टेज से। वो रिंग स्टेज में हमारे मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। और जो मेल और फीमेल गैमेट जो बने हुए हैं, जब कोई जो मस्कीटो है जो कि उसके अंदर मलेरिया पैरासाइट नहीं है अभी, है ना,
देखो हर एक फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो के अंदर मलेरिया पैरासाइट नहीं होता है। उसके अंदर तभी मलेरिया पैरासाइट जाता है जब वो किसी व्यक्ति को काटता है, किसी इंसान को काटता है जिसको इन्फेक्शन हो मलेरिया पैरासाइट का। ऐसा नहीं कि कोई भी मच्छर घूमता फिरता आएगा, अगर वो फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो है तो तुमको काटेगा तो तुमको मलेरिया पैरासाइट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक उसने लगभग 7 से 8 दिन पहले किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं काटा है जिसको मलेरिया पैरासाइट था, तब तक ये साइकिल नहीं चलेगी। तो फिर बात ये आती है कि ये मलेरिया पैरासाइट आखिर आया कहाँ से, मस्कीटो के अंदर से आया कि इंसान के अंदर से आया कहाँ से, ठीक है। क्योंकि भाई आधी स्टेज इसके अंदर कंप्लीट होती है, आधी स्टेज इसके अंदर कंप्लीट होती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जो इसकी दो टाइप की साइकिल चलती है। एक चल रही है एसेक्सुअल साइकिल, जहाँ पे मेल और फीमेल गेमेट मिल नहीं रहे हैं, वो साइकिल कंप्लीट होती है ह्यूमंस के अंदर। मतलब यहाँ पे जो मेल और फीमेल गेमेट बनते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जायगोट नहीं बनता है, जायगोट बनता है मस्कीटो के अंदर। तो वहाँ पे होती है सेक्सुअल साइकिल इसकी कंप्लीट, मेल और फीमेल गेमेट जा करके बना लेते हैं जायगोट, और वहाँ पे इसकी सेक्सुअल साइकिल चालू हो जाती है, और फिर वहाँ से हमको स्पोरोजोइट बनते हैं हमारे। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो ह्यूमंस होते हैं उसके अंदर इसकी एसेक्सुअल साइकिल चलती है, जहाँ पे मेल और फीमेल गेमेट मिलते नहीं हैं, बनते ज़रूर हैं, ठीक है। और जो हमारी जो मस्कीटो होते हैं, मच्छर जो होते हैं, उसके अंदर इसकी सेक्सुअल साइकिल चलती है। सेक्सुअल साइकिल इन द सेंस कि जहाँ पे मेल और फीमेल गेमेट मिल करके जायगोट फॉर्म करते हैं, वहाँ पे हमारी सेक्सुअल साइकिल मस्कीटो के अंदर चलती है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है कि मेल और फीमेल गेमेट कहाँ पे बनते हैं। चलो मतलब मेल फीमेल बनते कहाँ पे हैं, एक सेक्सुअल साइकिल कहाँ चलती है, ये सब चीज़ें। तो मेरे ख्याल से जो आरबीसी वाली स्टेज है, रिंग ट्रोफोसाइजोंट वाली, और यहाँ पे जो ट्रोफो जो गैमेट बनने वाली, ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी यहाँ पे, ठीक है। हाँ, और राधे जो है उन्होंने कमेंट किया है कि यार लीवर में ही ये क्यों बनते हैं, है ना। लीवर में ही इसलिए बनते हैं क्योंकि उसके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट, जैसे कि जो क्या होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा ठंडे वाले क्षेत्र में नहीं रह सकते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिना कोई इक्विपमेंट के, अब उसके पास तो इक्विपमेंट थोड़े बहुत होंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म क्षेत्र, हम मंगल ग्रह पर जाके नहीं रह सकते हैं, यहाँ पर चांद पर जाके नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो मलेरिया पैरासाइट है वो जब उस इनिशियल स्टेज में होता है, स्पोरोजोइट स्टेज में होता है, तो अगर वो लीवर सेल तक नहीं पहुँच पाया, उसके पहले ही ख़त्म हो गया, तो वो इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो स्पोरोजोइट लीवर में पहुंच गया तो वो उसके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट है। हमारे लिए रहने के लिए पृथ्वी फेवरेबल एनवायरनमेंट है, हम पृथ्वी पर रह सकते हैं ना, क्योंकि हम बिना ऑक्सीजन के सांस नहीं ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। वैसे ही जो स्पोरोजोइट है उसके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट लीवर की सेल में ही प्रोवाइड होता है उसको, तो इसलिए वो लीवर की सेल में ही ग्रो करता है, कहीं और ग्रो नहीं करता है, ठीक है। और वहाँ पे वो ग्रो करके जब मीरोजोइट बन जाता है तो फिर वो उसके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट ब्लड भी हो जाता है, तो फिर वो ब्लड में भी आ जाता है, ठीक है। तो जहाँ उसके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट होगा वो वहीं पे जाकर के ग्रो करेगा, ठीक है। ये इसका बेसिक आंसर है। डीप में आंसर और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि उसको वहाँ वैसे न्यूट्रिशन मिलते हैं, वैसे वहाँ वो अपनी उसको सारे सामान मिल जाते हैं अपनी ग्रो करने के लिए, तो ये सब और डीप के क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन बेसिक है, समझो कि उसका जो ग्रोथ करने का फेवरेबल एनवायरनमेंट है वो हमारे लीवर के अंदर ही, लीवर सेल के अंदर ही मिलता है, ठीक है। इतना हम समझ लें तो भी काफ़ी है, ठीक है। तो ये वाली हमारी लीवर की स्टेज हो गई जो कि 2 हफ्ते में चलती है, 2 हफ्ते में कंप्लीट होती है। और जो आरबीसी स्टेज हमारी 2 से 3 दिन में कंप्लीट होती है, और फिर बनते हैं हमारे गैमेट। तो गैमेट बनने तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं मस्कीटो के अंदर, ठीक है। अब मस्कीटो के अंदर की चीज़ समझेंगे। देखो हमारी अभी जो क्लास है लगभग 2 घंटे से ज़्यादा की हो चुकी है ना। 2 घंटे नहीं, सॉरी, 1 घंटे के आसपास हो गई, आधे घंटे से ज़्यादा की हो चुकी है, 45 मिनट की हो चुकी है। और अभी हम लोग यहाँ पे लीवर साइकिल में ही अटके हुए हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, ज़रूरी है सब चीज़ें समझना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 6th नंबर पे हमारे गैमेट्स बन गए। अब किसी मस्कीटो ने जब किसी का ब्लड सक किया जो कि इन्फेक्टेड है, उसकी आरबीसी के अंदर गैमेट्स होते हैं, है ना, आरबीसी में चिपके हुए गैमेट्स होते हैं। जब वो ब्लड को सक करेगा, ब्लड मतलब कि ब्लड को निकालेगा उस व्यक्ति से अपने अंडे बनाने के लिए फीमेल मस्कीटो, तो उस ब्लड के साथ में अब देखो यहाँ पे हम लोग चलते हैं। जब किसी व्यक्ति का ब्लड सक करेगा कोई मस्कीटो, तो उसकी आरबीसी के साथ में जो मेल और फीमेल गैमेट भी उस मस्कीटो के अंदर चले जाएंगे। अब जो मेल और फीमेल गैमेट मस्कीटो के अंदर जाएंगे, वो उसका खून पी लेगा, तो जाएंगे। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हमारा खाना जो है स्टमक में जाता है, वहाँ से पचना चालू होता है, वैसे ही जो मस्कीटो के अंदर जब ब्लड जाएगा तो वो स्टमक में ही जाता है ब्लड, ठीक है। और जो ये हमारे जो है पैरासाइट जो हैं, वो मेल और फीमेल गैमेट उसके स्टमक में ही जायगोट फॉर्म करते हैं। जायगोट कैसे फॉर्म होंगे, मेल और फीमेल गैमेट जब मिल जाएंगे, जैसे कि ह्यूमन में ओवम और स्पर्म मिलते हैं तो जायगोट बनता है, वैसे ही जो मलेरिया पैरासाइट के मेल और फीमेल गैमेट हैं ये बनेंगे, वो मिल जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा मस्कीटो के अंदर बन जाएगा जायगोट। जायगोट स्टेज है जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं। अब वो जायगोट जो स्टमक होता है, स्टमक की बॉल में, मतलब उसकी दीवार में स्टमक की जाकर चिपक जाएगा, और जब वो चिपकेगा तो उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं ऊकाइनेट स्टेज।
ठीक है। जायगोट, फिर ऊकाइनेट स्टेज, ऊकाइनेट स्टेज के बाद वो ऊकाइनेट स्टेज बनेगी, ऊसिस्ट स्टेज बनेगी। मतलब ये टाइम होते जैसे 7 से 10 दिन बोल रहे हैं ना, तो पहले दिन में वो जायगोट बनेगा, दूसरे दिन में शायद ऊकाइनेट बन जाए, 1-2 दिन बाद वो ऊसिस्ट बन जाएगा। ये टाइम टू टाइम जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा वैसे वैसे अलग अलग स्टेज में वो कन्वर्ट होते जाएंगे, है ना, ये ध्यान रखना है हमको। हाँ, कई लोग बोल रहे हैं मलेरिया जो है ह्यूमन से आया है कि मस्कीटो से आया है। देखो यार, ये ना बहुत बड़ा मुद्दा है ना मतलब कि जो जूलॉजिस्ट हैं, जूलॉजिस्ट मतलब कि जो एनिमल्स के ऊपर बात करते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये जो मलेरिया है जो है वो इंसान से आया है, क्योंकि वो एसेक्सुअल साइकिल वहाँ पे हो रही है उसकी, ऐसा बोलते हैं वो। और जो डॉक्टर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट, जो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो भाई मलेरिया पैरासाइट के अंदर से आया है, क्योंकि जो मस्कीटो के अंदर से आया, क्योंकि इसकी जो सेक्सुअल साइकिल है मेल और फीमेल गैमेट मिलने की, वो मस्कीटो के अंदर हो रही है। तो इन दोनों में बहस छिड़ी हुई है, देखा जाए तो, है ना, कि जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स लोग हैं, बोलते हैं नहीं नहीं ये तो मच्छर से आया है, और जो जूलॉजिस्ट हैं वो बोलते हैं नहीं नहीं ये तो भाई इंसान से आया हुआ है। तो अभी इसका कोई, अभी मेरे को तो अभी तक इसका कोई आंसर नहीं पता है कि आखिरकार आया कहाँ से, वो तो मुर्गी पहले आई कि अंडा वाली बात हो जाएगी, ठीक है। चलो, हाँ, तो ऊकाइनेट स्टेज बनती है जायगोट के बाद, और फिर ऊसिस्ट स्टेज बनती है। ऊसिस्ट के बाद वो ऊसिस्ट बड़ा होता है, डेवलप होता है, उसके अंदर बनते हैं स्पोरोजोइट्स, और कुछ टाइम के बाद जब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पोरोजोइट्स बन जाते हैं तो फिर वो हो जाता है ब्लास्ट हमारा ऊसिस्ट, और वहाँ से निकलते हैं स्पोरोजोइट्स। ये देखो स्पोरोजोइट्स हमारे निकलते हैं, और वो स्पोरोजोइट्स ट्रेवल करते हुए जाते हैं मस्कीटो की सलाइवरी ग्लैंड में। सलाइवरी ग्लैंड मतलब जहाँ पे सलाइवा बनता है, ठीक है, और सलाइवरी ग्लैंड में जाकर के स्टेबल हो जाते हैं। अब फिर वो मस्कीटो 7 से 10 दिन के बाद किसी व्यक्ति को काटेगा, किसी हेल्दी व्यक्ति को काटेगा, तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड में मौजूद स्पोरोजोइट्स हैं, ये स्पोरोजोइट्स उस व्यक्ति के अंदर चले जाएंगे, और जब ये स्पोरोजोइट्स क्या करेंगे, उस व्यक्ति के अंदर जाएंगे, तो हमने जो यहाँ पे स्टेज देखी थी ये वाली, फिर वापस से वो लीवर वाली में जाकर पूरी स्टेज फिर साइकिल फिर से हमारी कंटिन्यू हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये साइकिल अब तो लगभग सब लोग को समझ में आ जानी चाहिए, मतलब कि समझ में, नाम भला ही याद ना हो, मैं नहीं बोल रहा कि तुमको ऊसिस्ट याद होना चाहिए अब भी, या फिर मीरोजोइट पता होना चाहिए क्या है, ट्रोफोजोइट नाम याद हो जाना चाहिए, वो नहीं है। नाम एकदम से याद नहीं होते हैं, नाम याद हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद, हमको 1-2 बार रिपीट करना पड़ेगा सब चीज़ों को, लेकिन हमको एक साइकिल समझ में आनी चाहिए। क्योंकि घूमता घामता मच्छर आया जिसको मलेरिया पैरासाइट था, उसने हमको काट दिया, तो पर से पैरासाइट हमारे लीवर में चला गया, फिर वो आरबीसी में आ गया, फिर वो गैमेट्स बन गए, मेल फीमेल गैमेट, फिर किसी स्वस्थ मलेरिया पैरासाइट, किसी स्वस्थ मस्कीटो ने हमको काट दिया, उसके अंदर वो बेचारे के अंदर चले गए गैमेट्स, फिर उसके अंदर वो जाइगोट, oocyst और स्पोरोजोइट बन गए, फिर देन वो किसी और को काट दिया। तो ये साइकिल हमको एक्चुअली पता होनी चाहिए। वो एक जो पूरा गोला होता है ना, ये हमको पता चल जाए तो हमको आसानी हो जाती है चीज़ें समझने में इसके आगे की, ठीक है। इस साइकिल से 1-2 क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं ना, हम लोग एग्जाम्स देते हैं तो, ठीक है। मेरे ख्याल से ये साइकिल सबको समझ में आ गई होगी। अभी अगर किसी को समझ में नहीं आई है तो अभी जो हमारी क्लास एंड होगी ये वाली, हम जो अभी हमारी लगभग आधे घंटे की क्लास रहेगी, अगर से लगभग 30 मिनट की क्लास और बची है हमारी। 30 मिनट की क्लास में जो भी हम डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद अभी मैं गूगल मीट की लिंक शेयर करूँगा। गूगल मीट की लिंक शेयर होगी अपनी ग्रुप में, तो उस लिंक से जुड़ करके डायरेक्ट हम लोग गूगल मीट ऐप में जाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि उसमें सब लोग अपना माइक ऑन करके बात कर सकते हैं एक दूसरे से। मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, लगभग हम लोग 10 से 20 MCQ वहाँ पे सॉल्व करेंगे बात करते हुए, और जब 10 से 20 MCQ जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, या फिर सबसे पहले स्लाइड दिखा दूंगा सब लोगों को मैं, एक एक स्लाइड ओपन करके कि इसमें कोई कन्फ्यूजन है, इसमें कोई कन्फ्यूजन है। जहाँ भी जिसको भी जो कन्फ्यूजन होगा वो अपना माइक ऑन कर, सब लोग अपना माइक ऑफ करके रखेंगे। जब माइक ऑन करेंगे, जिसको जो कन्फ्यूजन होगा उसका कन्फ्यूजन वहाँ पे हम लोग सॉल्व कर देंगे बात करते हुए एक दूसरे से, है ना। तो वहाँ हम लोग सॉल्व कर लेंगे, MCQ सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से हमको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। तो मेरे ख्याल से अब हम लोग आगे चलते हैं, लाइफ साइकिल से बाहर निकलते हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं। देन हम लोग, लाइफ साइकिल हमारी कंप्लीट, अब हम लोग स्पीसीज वाइज इसके बारे में कुछ फीचर्स देख लेते हैं स्पीसीज के, कि अलग अलग स्पीसीज के क्या फीचर्स होते हैं हमारे इसके, है ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मलेरिया पैरासाइट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जो हमारा जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो होता है, ये सबसे खतरनाक बोल सकते हैं, सबसे डेंजरस मलेरिया है। क्यों सबसे डेंजरस मलेरिया है? क्योंकि इसके बहुत सीवियर सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि सेरेब्रल मलेरिया। सेरेब्रल मलेरिया का होता है दिमाग में चढ़ जाना मलेरिया, और अगर वो दिमाग में चढ़ गया अगर, तो व्यक्ति कोमा में चला जाता है, फिर व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। और क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है सीवियर एनीमिया, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आरबीसी टूटेंगे। अब सबको पता है कि आरबीसी क्यों टूट रही है, क्योंकि वहाँ मलेरिया पैरासाइट जाता है, ग्रो करता है और तोड़ देता है उसको, आरबीसी को, ठीक है।
तो आरबीसी बहुत ज़्यादा टूटेंगी तो क्या हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी उस व्यक्ति के अंदर, तो उसको हो जाएगा सीवियर एनीमिया। मल्टी ऑर्गन फेल्यूर हो सकता है, जब इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन उसकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं तो उसके जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, लीवर किडनी, सब चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। एक साथ इतनी सारी आरबीसी टूटेंगी, ये सब एक साथ इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं तो वो ऑर्गन्स ही प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे। लीवर हो गया, किडनी वगैरह हो गई, तो ये फेल हो सकते हैं, लीवर किडनी वगैरह, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर भी हमको देखने के लिए मिलता है सीवियर कंडीशन में इसकी, है ना, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब क्या होगा, दूसरी चीज़ है आरबीसी में हाई पैरासिटीमिया। आरबीसी में हाई पैरासिटीमिया का मतलब होता है जो हमारी रेड ब्लड सेल होती है उसके अंदर ये पैरासाइट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा मतलब कितने ज़्यादा मात्रा में, जैसे कि जो हमारा प्लाज्मोडियम बाइवेक्स है, अगर से हम लोग एक फील्ड देखते हैं थिन फील्ड, हम लोग थिन मतलब थिन ब्लड फिल्म अगर होती है तो उसको देखते हैं तो हमको 3 से 4 दिखाई देते हैं, अगर ज़्यादा किसी को हो भी गया है बाइवेक्स तो। लेकिन फैल्सीफेरम वहीं पे हमको 15 से 20 दिखाई दे सकते हैं। थिक वाली अगर हम लोग बात करें, थिक स्मीयर, जिसमें लगभग आरबीसी जो हमारी ब्लड की जो लगभग 10 लेयर होती हैं एक के ऊपर एक। थिक और थिन क्या होता है हम लोग जब ये डायग्नोसिस में पढ़ेंगे उसके बारे में, बेसिक यहाँ सुन बस लेते हैं हम लोग कि क्या कह रहे हैं हम लोग। तो थिक ब्लड स्मीयर की जो लेयर होती है उसमें लगभग 10 ब्लड की लेयर एक के ऊपर एक चढ़ी हुई होती हैं, और जब हम लोग उसको स्टैन करके देखते हैं तो वहाँ पे हमको एक फील्ड में लगभग 80 से 100 पैरासाइट तक दिखाई दे सकते हैं, मलेरिया पैरासाइट के, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा फैल्सीफेरम है उसमें हाई पैरासिटीमिया हमको देखने के लिए मिलता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पैरासाइट ग्रो करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बहुत डेंजरस बोला जाता है, ठीक है। माइक्रोवेस्कुलर ऑक्यूलेशन वगैरह इसके कारण हमारे क्या होते हैं कि जो ऑर्गन्स वगैरह फेल्योर वगैरह के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एक एक चीज़ें आगे करके। फीवर इसमें क्या होता है, इरेगुलर फीवर आता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर 12 घंटे में आएगा, 14 घंटे में आएगा, कभी भी आ सकता है और कभी भी इसमें जा सकता है। फीवर इस टाइप के सिस्टम इसमें चलते हैं। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में हमको मल्टीपल रिंग्स दिखाई देती है। मल्टीपल रिंग्स का मतलब होता है जो ये रिंग स्टेज जो हमको दिखाई दे रही है, ऐसी रिंग स्टेज जो हमको दिखाई दे रही है, ये रिंग्स पेरिफेरल ब्लड स्मीयर जब हम लोग देखते हैं किसी का कलर करके, जब स्मीयर हम लोग देखते हैं ब्लड का, तो वहाँ पे हमको बहुत सारी रिंग्स दिखाई देती हैं। सबसे आसान जो होता है मलेरिया पैरासाइट पहचानना वो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम को पहचानना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में और बहुत आसानी से दिखाई दे जाते हैं हमको, ठीक है। तो इसको पहचानना बहुत आसान होता है, और इसका जो पैरासिटीमिया है, मतलब पैरासाइट का काउंट जो है अगर वो हाई है तो बहुत आसानी से कोई भी पैथोलॉजिस्ट या फिर टेक्नीशियन उसको पहचान सकता है ना, मलेरिया पैरासाइट को, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो है इसके कॉन्सेंट्रेंट और बनाना शेप के हमको इसके गैमेट्स दिखाई देते हैं। जो बनाना शेप के हमको गैमेट्स दिखाई दे रहे हैं, इस टाइप के गैमेट्स दिखाई देते हैं। सबसे ज़्यादा जो है अफ्रीका में जो हमारा है ये पाया जाता है फैल्सीफेरम का इन्फेक्शन, सबसे ज़्यादा मात्रा में अफ्रीका में फैल्सीफेरम के केसेस देखने के लिए मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा मौत जो होती हैं, मरते हैं जो लोग, वो फैल्सीफेरम के कारण ही मरते हैं। तो मरने पर देखा जाए, फिर सबसे ज़्यादा मात्रा में देखा जाए तो फैल्सीफेरम बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है चीज़ों में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से फैल्सीफेरम की कुछ कुछ चीज़ें अपन को क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। हम लोग बात करते हैं प्लाज्मोडियम बाइवेक्स की। तो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स थोड़ा सा कम खतरनाक होता है, ठीक है, कम खतरनाक होता है किसकी अपेक्षाकृत, फैल्सीफेरम की अपेक्षाकृत। और इसमें जो है एक स्टेज देखने के लिए मिलती है, ये ध्यान रखना, हिप्नोजॉइट स्टेज इन लीवर, मतलब कि लीवर में कभी हम लोग जैसे पढ़ा ना कि 1-2 हफ्ते के बाद लीवर से पैरासाइट निकल के आरबीसी में आने लगता है। लेकिन अगर से किसी को बाइवेक्स हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ टाइम के बाद वो आ जाए, उसको पता ही चल जाए। हिप्नोजॉइट स्टेज में क्या होता है कि पैरासाइट हमारे लीवर सेल के अंदर रुक जाता है। हिप्नोजॉइट मतलब सो जाना, थोड़ा सा हिप्नोजॉइट हो जाना मतलब रुक जाना, और वो हो सकता है कि उसको कुछ महीने के बाद वो इन्फेक्ट करे, है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि जो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स हुआ हो उसमें हिप्नोजॉइट स्टेज भी हमको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और इसमें हमको हर 48 घंटे के बाद हमको फीवर देखने के लिए मिलता है, ठीक है, हर 48 घंटे के बाद हमको फीवर देखने के लिए मिलता है। ये जो है थोड़ा सा लेस सीवियर होता है हमारा कंपेरेटिवली, फैल्सीफेरम के कंपेरेटिवली थोड़ा सा लेस सीवियर होता है। और इंडिया में बहुत आम, मतलब सबसे ज़्यादा अगर इंडिया में देखा जाए तो हमको बाइवेक्स के केसेस देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और अगर से कुछ लोग अगर से कॉपी पेन लेके लिख रहे हो तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मैं नोट से शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं कि हम लोग वैसे प्रिंट आउट भी निकाल लेंगे तो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसके प्रिंट आउट मैं सबको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ग्रुप में, तो सब लोग वहाँ से डाउनलोड करके PDF से इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो 2 कॉमन हैं जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं उसके बारे में बात कर ली।
3 के बारे में और बात कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं है इनके बारे में बात करना, नाम हमको पता है इतना ही काफ़ी है। प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम नोलेसी, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं हम चीज़ों को, है ना, थोड़ा सा कि हम लोग पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में अलग अलग हमको कैसे दिखाई देते हैं, मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि भाई ये बाइवेक्स है कि फेल्सीफेरम है कि कोई अदर है ना, तो हमको कैसे पता चलेगा। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे जूम करके इसमें हम लोग देख लेते हैं, जो हमारा जो डायग्राम जो हमारे पास है, कि हमको अगर से माइक्रोस्कोप में देखना है तो कैसे हमको दिखाई देंगी चीज़ें। ठीक है, अब देखो कि सबसे पहली पहचान जो होती है, अगर हम लोग को पैरासाइट रिंग स्टेज में अगर हमको दिखाई दे रहा है, तो रिंग स्टेज में क्या होता है कि हमको जो आरबीसी का साइज है वो नॉर्मल साइज के जैसा ही रहता है फेल्सीफेरम में। और हमको क्या होता है कि यहाँ पे एक पहचान ये भी है कि जो है हमको 1 से 2 रिंग एक आरबीसी के अंदर दिखाई दे सकती है, एक भी दिखाई दे सकती है, 2 भी दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो ये हमारा और आरबीसी का साइज नॉर्मल है, और इसका जो है हमारा जो है 1 से 2 रिंग दिखाई दे सकती है और रिंग छोटी दिखाई देती है इसकी, है ना। और जो बाइवेक्स के केस में क्या होता है, आरबीसी का साइज बड़ा हो जाता है, रिंग दिखाई देती है और थोड़ी हमको बड़ी रिंग दिखाई देती है इसमें, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हमको पैरासाइट दिखाई देता है और आरबीसी का साइज भी थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। तो एक ही पहचान हो गई हमारी। दूसरी पहचान ट्रोफोजोइट्स में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो दोनों के जो ट्रोफोजोइट्स होते हैं वो भी थोड़े से अलग अलग होते हैं, ठीक है। कैसे अलग अलग होते हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ। जो एक क्या बोलते हैं उसको, जो दोनों पैरासाइट होते हैं, मतलब हमारे बाइवेक्स जो होते हैं और जो हमारा फेल्सीफेरम जो होता है, इसमें अलग अलग टाइप के हमको क्या होते हैं, डॉट्स दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग मोरर डॉट्स भी बोलते हैं और हम लोग को सुपनर डॉट्स भी उसको बोलते हैं। तो सुपनर डॉट्स और मोरर डॉट्स हमको यहाँ पे दोनों में दिखाई देते हैं, मलेरिया पैरासाइट मतलब फेल्सीफेरम और बाइवेक्स दोनों में हमको दिखाई देते हैं। अब कौन से डॉट्स दिखाई देता है वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, इसमें से देख करके कि हमारा इसमें, अच्छा इसमें नहीं लिखा हुआ है ना, हमारा जो हम लोग साइड में बनाए हुए हैं। तो जो क्या होता है, जो बाइवेक्स हमारा होता है, बाइवेक्स जो हमारा होता है उसमें हमको सुपनर डॉट्स दिखाई देते हैं, मतलब कि यहाँ पे हमको पिक्चर में हमको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम भी करके, नहीं यहाँ पे इसमें मतलब बहुत छोटे छोटे से डॉट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से डॉट्स इसके मतलब जो पूरा जो आरबीसी से पड़े हुए दिखाई देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सुपनर डॉट्स। और जो हमारे जो ट्रोफोजोइट होता है फेल्सीफेरम का, इसमें थोड़े बड़े बड़े डॉट्स हमको दिखाई देते हैं, जैसे ये बड़े बड़े हमको डॉट्स दिखाई देते हैं इस टाइप के, तो ऐसे कुछ बड़े बड़े हमको डॉट्स दिखाई देते हैं जिसको हम लोग मोरर डॉट्स बोलते हैं। तो एक पहचान ये भी है ट्रोफोजोइट की, कि एक में सुपनर डॉट्स दिखाई देते हैं ट्रोफोजोइट में, एक में मोरर डॉट्स दिखाई देते हैं हमको ट्रोफोजोइट में। किसके में, बाइवेक्स में सुपनर दिखाई देंगे और फेल्सीफेरम में हमको मोरर डॉट्स दिखाई देंगे, एक पहचान होती है। अब गैमेट की पहचान क्या होती है, गैमेट में क्या होता है, जो फेल्सीफेरम का गैमेट है वो बनाना शेप का दिखाई देता है और बाइवेक्स का गैमेट जो है वो राउंड दिखाई देता है। अब बात ये आती है कि जो इसका गैमेट्स और हमको ट्रोफोजोइट में फ़र्क कैसे पहचानेंगे। तो इसमें डॉट्स दिखाई देंगे सुपनर वाले, इसमें डॉट्स हमको नहीं दिखाई देंगे और इसमें हमको ब्राउन कलर के पिगमेंट दिखाई देंगे। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से ब्राउन कलर के पिगमेंट दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी हमको रेडिश ब्राउन कलर के यहाँ पिगमेंट दिखाई देते हैं। तो पिगमेंट दिखाई देंगे हमको, बनाना शेप का दिखाई देगा, पिगमेंट दिखाई देंगे और हमको गोल दिखाई देंगे। तो ये एक्चुअली बहुत आसान नहीं होता है पहचानना, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है हमको। जैसे कि मैंने आईसीएमआर में लगभग 2 बार 10-10 दिन की ट्रेनिंग की हुई है इनको पहचानने की, मतलब वहाँ पे 10 दिन तक आपको स्लाइड दिखाई जाती है मलेरिया पैरासाइट की, अलग अलग स्टेज की, अलग अलग पैरासाइट की, बाइवेक्स फेल्सीफेरम ओवेल मलेरिया, और उनको प्रॉपर तरीके से देखने का टाइम दिया जाता है। फिर अगर से आपने सही तरीके से उसको देखा, आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा और फिर आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा कि आप मलेरिया पैरासाइट अपनी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। जनरली प्राइवेट लैब्स में पैथोलॉजिस्ट ये सारा काम करते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें, जैसे कि अगर से आप लोग में से कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा होगा या फिर अगर भविष्य में गवर्नमेंट जॉब करेगा, तो उनको खुद को ही मलेरिया पैरासाइट दिखना पड़ता है ना, वहाँ पे पैथोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं होते हैं कई बार, और बहुत ज़्यादातर बार जहाँ पे हमारी पोस्टिंग होती है सिविल हॉस्पिटल या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तो वहाँ पे पैथोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं होते हैं हमारे, है ना। तो हमको ही इन सबको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। पेशेंट हमारे पास आएगा, उसकी ब्लड स्लाइड बनानी पड़ेगी, ब्लड स्लाइड बना के उसको स्टैन करना पड़ेगा और उसको देखना भी पड़ेगा माइक्रोस्कोप में, है ना। उनकी ट्रेनिंग होती है, ऐसा नहीं बिना ट्रेनिंग के आपको देखने के लिए बोल देंगे वो, लेकिन उसकी ट्रेनिंग होगी प्रॉपर तरीके से। जैसे कि अगर जो जबलपुर के आसपास रहते हैं तो जबलपुर आईसीएमआर में उनकी ट्रेनिंग होती है, लगभग 10 दिन की होती है। मेरी खुद की 2 बार हो चुकी है ट्रेनिंग। तो अभी हम लोग देखते हैं मलेरिया पैरासाइट, है ना, पहचानते हैं सब एक एक स्टेज, इसमें अलग अलग फीचर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे साइटोप्लाज्म दिखाई देगा, कौन से डॉट्स दिखाई देंगे, है ना। थोड़ा सा मुश्किल होता है पहचानना, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद हमको आसानी हो जाती है पहचानने की सारी चीज़ों की, ठीक है। तो मेरे ख्याल से
थोड़ा थोड़ा पहचान तो जाएंगे सब लोग, देखने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर कभी एग्जाम में आए तो कम से कम हमको इतना तो पता होना चाहिए कि किस टाइप की हमको देखा। बनाना मैंने ये वाला आता है कि जो फैल्सीफेरम में जो है बनाना शेप का किस में दिखाई देता है। फैल्सीफेरम बाइबस चारों नाम दिए होते हैं, तो हमको पता करना रहता है कि फैल्सीफेरम में बनाना शेप का दिखाई देता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, सुपना डॉट्स और मोरा डॉट्स भी कभी कभी आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो कुछ फीचर्स हैं हमने देख लिए छोटे। बाकी इन नीचे वालों के फीचर्स की ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी नहीं है, नाम पता है इतने काफ़ी हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा एक बात एक देख लें कि एक आध दो पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मलेरी जो होता है, इसमें हमको ऐसे बैंड टाइप का दिखाई देता है। देखो ये बैंड दिखाई देता है ट्रॉफोजोइट स्टेज में, और जो ओवल होता है उसको ट्रॉफोजोइट हमको ओवल शेप का दिखाई देता है, इसलिए हम लोग उसको ओवल बोल रहे हैं, ठीक है। इसका जो हमको रिंग स्टेज है उसमें भी ओवल शेप की आरबीसी दिखाई देती है, ट्रोफोजोइट भी हमको ओवल दिखाई देता है, और मलेरी में हमको ऐसे बैंड टाइप का दिखाई देता है, टेढ़ा दिखाई देता है थोड़ा सा हमको, बहुत बड़ा सा थोड़ा सा ट्रोफोजोइट है ना, ये इसकी पहचान होती है मलेरी और ओवल की, ठीक है। तो ये लगभग लगभग मेरे ख्याल से इसके बारे में हम लोगों ने बेसिक बेसिक थोड़ा थोड़ा जान लिया है, ज़्यादा डीप में ना भी देखें तो भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ से हमको, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं हम लोग। क्लिनिकल फीचर्स क्या कहलाते हैं कि अगर किसी को मलेरिया पैरासाइट का इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी बॉडी में क्या चेंजेस हमको दिखाई देंगे, ठीक है। उसकी बॉडी में हमको कैसे पता चलेगा कि उसको मलेरिया पैरासाइट हो सकता है, हम क्यों ही जांच कराएं उसकी। तो हम कुछ सिम्टम्स देख करके, कुछ चीज़ें देख करके हम उसको बता सकते हैं कि यार आप लोग को एक काम करो कि आप लोग को जाँच आप करवा लीजिए करके, ठीक है। मेरी आवाज़ तो ठीक आ रही है ना, सब लोगों को कट तो नहीं रही है आवाज़? थोड़ा सा बताओ एक बार मेरे को, आवाज़ तो ठीक आ रही है ना? आवाज़ में तो कोई दिक्कत नहीं है? कमेंट कर देना एक बार, है ना, आवाज़ के बारे में अगर जैसा भी कुछ हो तो मेरे को बता देना। आवाज़ कट रही होगी तो अपन थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कर लेंगे, नहीं कट रही होगी तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट। क्लिनिकल फीचर्स में हम लोग देखेंगे कॉमन कौन कौन से साइन होते हैं कि हम उसको बोल सकते हैं कि उसको मलेरिया पैरासाइट का इन्फेक्शन है कि नहीं है। मैं थोड़ा सा आवाज़ अगर ठीक नहीं आ रही होगी तो मैं उसको करेक्ट कर लेता हूँ, एक मिनट रुको बस। नहीं नहीं, ठीक आ रही है, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक आ रही है, ओके ओके। तो जो हाँ क्लिनिकल फीचर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, कॉमन सिम्टम्स की पहले बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से सिम्टम्स उसको देखने के लिए मिलते हैं? उसको फीवर आएगा, चिल्स बिट रिगे, मतलब उसको ठंड दे करके बुखार आएगी, ठीक है। ठंड दे करके अगर बुखार आ रही है तो ये सिम्टम्स हो सकता है कि उसको मलेरिया पैरासाइट हो, ठीक है। दूसरा, उसको फीवर के साथ हमको थोड़ा सा पसीना देखने के लिए मिलेगा फीवर के बाद में हमको, है ना, और हमको हेडेक देखने के लिए मिलेगा, सिर दर्द उसको होगा, ठीक है। मलेरिया बॉडी मतलब बॉडी में ऐठन थोड़ी सी हमको देखने के लिए मिलेगी, वोमिटिंग वगैरह होगी, थोड़ा उसको जी प्रॉपर अच्छा सा नहीं लगेगा उसको। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो हमको यहाँ पे मलेरिया पैरासाइट के हमको देखने के लिए मिलते हैं उस व्यक्ति में, ठीक है। अब ये व्यक्ति में हमको सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, हम वही सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। अब उसकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस होंगे उसको बोलेंगे साइन। तो साइन क्या देखने के लिए हमको मिलेगा कि हम उसका सीबीसी कराएंगे टेस्ट अगर से, तो हमको एनीमिया देखने के लिए मिलेगा, मतलब उसकी सीबीसी में उसमें आरबीसी काउंट या फिर हीमोग्लोबिन का काउंट हमको कम देखने के लिए मिलेगा, हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम हो जाएगी, ठीक है। स्प्लीनोमेगेली देखने के लिए मिलेगी। स्प्लीनोमेगेली का मतलब कंडीशन थोड़ी बढ़ जाती है मलेरिया पैरासाइट की, तो स्प्लीनोमेगेली मतलब कि होता है स्प्लीन का बड़ा हो जाना साइज में, बॉडी में स्प्लीन का साइज का क्या होता है, बड़ा हो जाना, उसको बोलते हैं स्प्लीनोमेगेली। दूसरा, जैसे स्प्लीनोमेगेली हो गया, वैसे हेपेटोमेगेली होता है। हेपेटोमेगेली का मतलब होता है लीवर का साइज में बड़ा हो जाना, उसको हेपेटोमेगेली बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है जॉइंटिस देखने के लिए मिलना। जॉइंटिस क्यों देखने के लिए मिलता है? क्योंकि हमारी आरबीसी टूट रही हैं। भाई मलेरिया पैरासाइट बॉडी के अंदर जाएगा, आरबीसी पे अटैक करेगा, और फिर कुछ देर बाद अपनी 1 से 2 दिन में पूरा साइकिल चला करके बहुत सारे मलेरिया पैरासाइट बना के आरबीसी को तोड़ देगा। फिर वो हर एक मलेरिया पैरासाइट दूसरी आरबीसी पे अटैक करेंगे, फिर उसको तोड़ेंगे। तो इस टाइप से क्या होगा, जब आरबीसी बार बार टूटती है तो उसके अंदर से जो हीमोग्लोबिन निकलता है, और हीमोग्लोबिन में भी जो हीम वाला जो पार्ट होता है, वो हीम वाला पार्ट आगे जा करके बिलिरुबिन बनता है, ठीक है। और बिलिरुबिन जब बढ़ जाता है बॉडी में, जब हीम तो बढ़ ही रहा है आरबीसी टूटने से, और बिलिरुबिन बढ़ रहा है, और बिलिरुबिन बढ़ता है तो उसको बॉडी में जॉइंटिस देखने के लिए मिलता है। जॉइंटिस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पीलिया, ठीक है। पीलिया देखने के लिए मिलता है। पीलिया बढ़ जाता है जब किसी को सीवियर केसेस में उसको मलेरिया पैरासाइट अगर किसी का हो जाता है तो, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, साइन और सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं। अब हम लोग को स्पेसिफिकली फैल्सीफेरम के सिम्टम्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा पता होना चाहिए, है ना। सो फैल्सीफेरम के बारे में जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, उसके थोड़ा सा एक बार बात कर लेते हैं। सेरेब्रल मलेरिया, इसको जो फैल्सीफेरम होता है उसको सेरेब्रल मलेरिया भी बोलते हैं। सेरेब्रल मलेरिया मतलब होता है दिमाग में चढ़ जाने वाला बुखार या फिर दिमाग में हो जाने वाला मलेरिया,
ठीक है। इससे क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं, कन्फ्यूजन हो सकता है उसको कुछ चीज़ें सोचने करने में, कोमा में जा सकता है वो, उसको मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसकी हो सकती है सीवियर मलेरिया के केस में। ठीक है। सीवियर एनीमिया हो जाता है इसमें, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, मतलब खून, उसमें खून में जो है कि ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है काफ़ी। एक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है, उसको किडनी में दिक्कत हो जाती है। ठीक है। और उसको लीवर उसमें लंग्स में भी दिक्कत हो जाती है ना, पल्मोनरी एडिमा इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स हमको यहाँ पे फैल्सीफेरम में दिखने के लिए मिलते हैं, जो कि बहुत सीवियर सिम्टम्स है ना, ऐसे नॉर्मल कॉमन सिम्टम्स नहीं हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स है ना, जिससे कि डेथ भी हो जाती है उस व्यक्ति की, अगर किसी को उसको टाइम पे इलाज नहीं मिल पाया है अगर से तो। ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम साइन, और हम लोगों ने स्पेसिफिकली फैल्सीफेरम के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स हो गए हमारे। अब हम लोग डायग्नोस्टिक मेथड्स की बात कर लेते हैं, जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। ठीक है। डायग्नोस्टिक मेथड हम लोग बात कर लेते हैं। डायग्नोस्टिक मेथड के बारे में थोड़ा सा मैं इसमें कमेंट बॉक्स एक बार देख लेता हूँ। हाँ, सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स भी सही चल रहा है हमारा। और ठीक है, डायग्नोस्टिक मेथड इस वाले पार्ट को कोई स्किप नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लैब टेक्नीशियन के नज़रिए से, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं मेन, हम लोग यहीं पे काम कर रहे हैं ना, ये हमको बहुत अच्छे से आना चाहिए ये सब चीज़ें, और इनके बारे में हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो कोई भी इस पार्ट को स्किप नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और हमको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, हमको लैब में काम करना है इन सब चीज़ों को लेकर के। ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग मलेरिया पैरासाइट की माइक्रोस्कोपी की, वापस करते हैं। ठीक है। ये देखो कि माइक्रोस्कोपी का मतलब होता है कि मलेरिया पैरासाइट को हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं। माइक्रोस्कोप सबको नाम पता होगा, इतना तो सबको पता ही होगा कि जिसमें हम लोग मैग्नीफाई करके चीज़ों को देखते हैं। अब यहाँ पे हम दो चीज़ें देखते हैं हम लोग, एक को देखते हैं हम लोग थिक स्मीयर, और दूसरा हम लोग देखते हैं थिन स्मीयर। ठीक है। जो ये वाला जो स्मीयर है इसको बोला जाता है थिन स्मीयर, और इसको बैक कैसे हो रहा है, ठीक है, और इस वाले को बोला जाता है हम लोग का थिक स्मीयर, और इसको बोला जाता है थिन स्मीयर। थिन स्मीयर में क्या होता है, ब्लड की एक पतली सी लेयर है, इसलिए हम लोग उसको बोल रहे हैं थिन स्मीयर, और ब्लड की एक मोटी लेयर है, तो हम लोग उसको बोल रहे हैं थिक स्मीयर। ठीक है। दोनों स्मीयर के अपने अपने इंपॉर्टेंस हैं, अपने अपने एडवांटेज हैं, और अपने अपने डिसएडवांटेज भी हैं। क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जो मलेरिया माइक्रोस्कोपी है इसको हम लोग गोल्डन स्टैंडर्ड टेक्निक बोलते हैं, गोल्डन स्टैंडर्ड टेक्निक बोलते हैं। कुछ चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्यों गोल्डन स्टैंडर्ड टेक्निक बोला जा रहा है, क्योंकि देखो हम लोग अगर कार्ड टेस्ट करते हैं तो कार्ड टेस्ट में अगर कम पैरासाइट का काउंट हुआ अगर से, तो वो उसमें आएगा नहीं पकड़ में। चलो अगर बाई चांस चलो आ भी गया कार्ड में पकड़ में, तो हमको उसकी स्पीसीज़ पता नहीं चलेगी कि कौन सी स्पीसीज़ है उसमें ना। चलो स्पीसीज पता चल भी गई, मतलब कुछ कार्ड आते हैं इसमें मलेरिया पैरासाइट फैल्सीफेरम बाइवेक्स अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उसमें स्टेज कैसे पता करेंगे हम कि कौन सी स्टेज में मलेरिया पैरासाइट है, रिंग में है, गैमेट में है, कि रिंग में, गैमेट में, ट्रोफो में, साइजोट में, कौन सी स्टेज में है। क्योंकि स्टेज बहुत ज़रूरी है पता लगाना। क्यों ज़रूरी है स्टेज पता लगाना, कि अगर रिंग स्टेज में है, ट्रोफोजोइट स्टेज में है, साइजोट स्टेज में है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। दिक्कत है उस व्यक्ति को जिसको वो हुआ है, तो उसको दवाई दे के हम ठीक कर लेंगे। लेकिन अगर से गैमेट स्टेज में है, तो गैमेट स्टेज का मतलब क्या हुआ, गैमेट स्टेज में वो फैल सकता है दूसरे व्यक्ति को, कोई दूसरा मस्कीटो उसको काटेगा और गैमेट स्टेज वाले वो मस्कीटो के अंदर जाएगा तो और दूसरे व्यक्तियों में फैल सकता है। तो जो फैलने वाली स्टेज है वो गैमेट स्टेज होती है, तो वो जानना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हमको किसी को मलेरिया पैरासाइट अगर होता है तो। इसलिए हम लोग को तो थिक और थिन स्मीयर है, खुद आंखों से देख करके हमको पता लगा लेना कि उसको मलेरिया पैरासाइट की कौन सी स्टेज है, इसलिए इसको गोल्डन स्टैंडर्ड टेक्निक बोला जाता है। एक तो ये बात हो गई कि हम लोग को स्पीसीज़ की स्टेज पता चल जाती है। दूसरी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा महंगी प्रोसीजर नहीं है, बस हमको एक माइक्रोस्कोप चाहिए है, कलर चाहिए है और स्लाइड चाहिए है और कर लेंगे। इसके कंपैरेटिवली अगर से हम लोग पीसीआर मेथड पे जाएं, मतलब हम लोग जीन का डिटेक्शन करें उसकी, कि हम लोग उसका जीन का पता लगाएं कि कौन से जीन है, कि फैल्सीफेरम है, कि ये जीन है, कि वो जीन है, तो ये एक तो बहुत हायर लैब सेटअप चाहिए उसके लिए, अच्छी इक्विपमेंट चाहिए, वेल ट्रेन्ड टेक्नीशियन चाहिए उसके लिए, और कॉस्ट बहुत ज़्यादा है ना उसकी। एक मलेरिया पैरासाइट अगर किसी को बोलेंगे 2000 रुपये का टेस्ट होगा तो वो काहे के लिए कराएगा। ठीक है। तो ये जो टेक्निक ये 50 रुपये में हो जा रहा है हमारा, और जो लैब ओपन किया हुआ बंदा है वो 20 रुपये में कर लेगा इस टेस्ट को। तो ये बहुत सस्ती प्रोसीजर है, आसान। बस इसमें एक चीज़ की कमी है। क्या चीज़ की कमी है इसमें, इस चीज़ की कमी है कि जो माइक्रोस्कोप में बैठा हुआ बंदा है, जो माइक्रोस्कोपी कर रहा है,
वो अच्छा होना चाहिए। एक तो वो पैथोलॉजिस्ट है तो वो पैथोलॉजिस्ट ट्रेंड होना चाहिए, उसको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि यार कौन सी स्टेज कैसी दिखेगी। ऐसा हो सकता है कि वो उसको वो पहचान ही ना पाए, मलेरिया पैरासाइट को बोल दे नेगेटिव है। तो वो जो पर्सन वहाँ बैठ करके टेस्ट कर रहा है, चाहे वो पैथोलॉजिस्ट हो चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, जो भी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काम करने की, अगर वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है तो ही ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक मानी जाएगी। अगर वो प्रॉपर ट्रेंड नहीं है, उससे बन नहीं रहा है टेस्ट करते, उसको पहचान में नहीं आ रहे हैं पैरासाइट, तो फिर क्या मतलब कि गोल्डन स्टैंडर्ड टेक्निक। इस अच्छा तो कार्ड लगा ले व्यक्ति, कार्ड से तो कम से कम पॉजिटिव नेगेटिव तो पता चलेगा, कौन सा है मलेरिया फैल्सीफेरम बायोवेस, उतना तो पता चलेगा, दवाई तो मिल जाएगी, है ना। तो इसको गोल्डन स्टैंडर्ड तभी तक है जब तक वो व्यक्ति जो है वो ट्रेंड व्यक्ति है, उससे बन रहा है देखते अच्छे से, चाहे पैथोलॉजिस्ट हो चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो। और अगर से उससे बन रहा है तो फिर इससे अच्छी कोई टेक्निक इतने कम संसाधनों के साथ और इतने कम पैसों में हमको और कोई टेक्निक अभी तक तो अवेलेबल नहीं है हमारे यहाँ पे, है ना। अभी तक ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जो इतनी अच्छी हो, इतने अच्छे तरीके से काम करे और इतने कम पैसे में हो जाए, है ना, काम हमारा। तो इसको इसलिए गोल्डन स्टैंडर्ड टेक्निक हम लोग बोल रहे हैं। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं थिक और थिन स्मीयर की एक एक करके, ठीक है। तो थिक स्मीयर जो होता है, ठीक है, थिक स्मीयर की खासियत है कि हमको हायर सेंसिटिविटी स्क्रीनिंग प्रोवाइड कराता है। अब हायर सेंसिटिविटी स्क्रीनिंग का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, मान लेते हैं हम लोगों ने एक ड्रॉप ब्लड यहाँ पे लिया, एक ड्रॉप ब्लड यहाँ पे लिया, तो एक ड्रॉप ब्लड जितना हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, इसमें एक के ऊपर एक बहुत सारी लेयर बन जाती हैं ब्लड की, ठीक है। तो वो उस लेयर में जब हम लोग उसको स्टैन करते हैं तो उसमें से हमारा क्या होता है, आरबीसी लाइज हो जाती हैं। और आरबीसी लाइज हो जाने के बाद, यहाँ से पॉइंट हमारे लिखा हुआ, आरबीसी जो हमारी होती हैं वो लाइज हो जाती हैं, लेकिन जो पैरासाइट है वो वहीं पे चिपका हुआ रहता है स्लाइड में ही, ठीक है। और जब हम उसको कलर करके देखते हैं तो हमको दिख जाता है। तो हमको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड हमको लेकर के जब हम लोग यहाँ पे रखते हैं, मतलब थिक स्मीयर बना रहे हैं ना हम लोग, तो थिक स्मीयर में हो कह रहा है कि हमको जल्दी से बैक्टीरिया मिल जाएगा, है ना, बहुत जल्दी हमको पता चल जाएगा कि बैक्टीरिया है कि नहीं है। और हम एक थिक स्मीयर के गोले में बहुत ज़्यादा मात्रा के ब्लड को हम लोग पता लगा, बहुत ज़्यादा मात्रा ब्लड में हम लोग पता लगा सकते हैं कितना बैक्टीरिया है कि नहीं है। सिंपल भाषा में समझो कि एक ड्रॉप ब्लड हम लोग यहाँ डाल करके और उसमें उसको कलर करके देखेंगे तो इस एक ड्रॉप ब्लड में अगर पैरासाइट होगा तो हमको पता चल जाएगा। कंपैरेटिवली ये जो थिन स्मीयर है, इसमें इसमें इससे तो कम ब्लड जाता है, कम ब्लड जाने के साथ इसको पूरा स्प्रेड करते हैं हम, और इसको एक एक फील्ड को देखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हमको। तो थिक स्मीयर में बहुत जल्दी हम लोग हमको मलेरिया पैरासाइट मिल जाता है अगर इन्फेक्शन है तो। थिन स्मीयर में मलेरिया पैरासाइट ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है हमको, है ना। मतलब अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो 5 गुना ज़्यादा टाइम लगता है हमको थिन स्मीयर में मलेरिया पैरासाइट ढूंढने में, थिक स्मीयर की कंपैरिजन में, ठीक है। तो फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि यार थिन स्मीयर हम बनाए ही क्यों, क्या जरूरत थिन स्मीयर बनाने की, हम थिक स्मीयर में ना कर लें मलेरिया पैरासाइट टेस्ट। लेकिन ऐसा नहीं है। थिक स्मीयर में क्या होता है कि कई बार हमको प्रॉपर हम लोग स्पेसीज क्या बोलते हैं, स्पेसीज तो आइडेंटिफाई करने में और उसकी स्टेज आइडेंटिफाई करने में परेशानी जाती है थिक स्मीयर में। प्रॉपर हम स्टेज अगर आइडेंटिफाई करना है तो हमको कई बार पहचान नहीं पाते, हम पैरासाइट तो पहचान लेंगे कि हाँ पैरासाइट का इन्फेक्शन तो है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है क्योंकि इतनी मोटी लेयर है और उसको हम लोग वॉश करके हीमोग्लोबिनाइज करके उसको देख रहे हैं। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टेज या फिर उसका स्टेज के साथ साथ उसकी कौन सी स्टेज है फिर कौन सा वो स्पेसीज है। तो उसमें हमको प्रॉपर हमको थिन स्मीयर में देखने के लिए मिल जाता है। और थिन स्मीयर में खासियत ये होती है हमारी थिन स्मीयर की कि थिन स्मीयर में हमको पैरासाइट आरबीसी के अंदर मिलता है, ठीक है। और जो हमको थिक स्मीयर में आरबीसी के अंदर पैरासाइट देखने के लिए नहीं मिलता, उसके बाहर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। क्योंकि आरबीसी तो हीमोलाइज हो जाती है ना हमारी थिक स्मीयर में। तो एक बार हमने थिक स्मीयर का थोड़ा देख लिया, हम इसको अभी और डिटेल में समझाता हूँ मैं अभी, ठीक है। अब एक बार ये देखो कि थिन स्मीयर की क्वालिटी क्या है। इसमें हमको मॉर्फोलॉजी प्रॉपर तरीके से दिखाई देती है, स्पीसीज़ का हम प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं क्योंकि कौन सी स्पीसीज़ है और मॉर्फोलॉजी कैसी है उस पैरासाइट की। इसके लिए हम लोग जिम्सा स्टेन यूज करते हैं। जिम्सा स्टेन किसके लिए यूज़ करते हैं, कलर करने के लिए, मतलब कि वो पैरासाइट को कलर करने के लिए हम लोग यहाँ पे जिम्सा स्टेन का यूज़ करते हैं जिससे पैरासाइट कलर हो जाए, ठीक है। क्योंकि जनरली पैरासाइट हमको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो हम लोग को कलर करके देखेंगे हम लोग। तो हमको पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में क्या होता है, हमको रिंग स्टेज, ट्रोफोजोइट स्टेज, साइजोंट स्टेज,
गैमेट स्टेज है ना, गैमेट स्टेज जैसे बनाना शेप, गैमेटोसाइड, ये सब हमको यहाँ पे थिन स्मीयर में बहुत आसानी से हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी स्टेज में है। वहीं थिक स्मीयर में आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए फिर वो जो एक्सपर्ट बंदा है वो थोड़ा और एक्सपर्ट होना पड़ेगा, फिर उसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपर्ट होगा तो वो फिर पहचान जाएगा कि थिक स्मीयर में ही है ना आसानी से। लेकिन थिन स्मीयर में थोड़ा सा हम लोग जल्दी से पहचान जाते हैं कौन सी स्टेज वगैरह है ना। जैसे कि सुपना डॉट्स वगैरह जो हमको बाइवेक्स में दिखाई देने के लिए मिलते हैं, दिखाई देते हैं, और जो हमको जो मोरा डॉट्स वगैरह हैं वो मोरा डॉट्स हमको यहाँ पे फेल्सीफेरम में, यहाँ मोरा डॉट्स का नाम नहीं लिखा है, ये ध्यान रखो कि सुपना डॉट्स जो है बाइवेक्स में दिखाई देते हैं और मोरा डॉट्स जो है वो हमको फेल्सीफेरम में दिखाई देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि थिन और थिक स्मीयर के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं इसको। ये देखो, ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो थिक स्मीयर और थिन स्मीयर है, इनकी स्लाइड हमको माइक्रोस्कोप में कैसे दिखाई देती हैं। तो थिन स्मीयर जो होती है इसमें सिंगल सिंगल आरबीसी हमको अलग अलग दिखाई देती है। ठीक है, वहीं थिक स्मीयर जो होता है वहाँ पे आरबीसी जो है हीमोलाइज हो जाती हैं, और जो मलेरिया पैरासाइट है वो हमको सिंगल यहाँ पे कहीं पे भी पड़ा हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे आरबीसी दिखाई नहीं देंगे, डब्ल्यूबीसी जरूर दिखाई देंगी, यहाँ पे ये डब्ल्यूबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी, ये सब डब्ल्यूबीसी हैं, ऐसे हमको डब्ल्यूबीसी दिखाई देंगी, लेकिन हमको यहाँ पे आरबीसी नहीं दिखाई देंगी। और पैरासाइट हमको यहाँ कहीं भी पड़ा हुआ दिखाई दे सकता है। कैसे दिखाई देता है वो भी मैं दिखाऊंगा दूसरी स्लाइड में। ठीक है, दूसरी बात कि एक और स्लाइड है जिसमें डब्ल्यूबीसी दिखाई दे रही है, आरबीसी दिखाई दे रही है, और ये उसी स्लाइड की थिक स्लाइड है, इसमें हमको आरबीसी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आरबीसी हीमोलाइज हो जाती है कलर जब उसको स्टेन करते हैं जब हम, तो ठीक है, डब्ल्यूबीसी वैसे दिखाई देती है, और पैरासाइट हमको यहाँ पड़ा हुआ दिखाई दे सकता है। थिक थिन स्मीयर कैसा होता है वो देख लिया हम लोगों ने, ऐसे कलर करते हैं। हम लोगों ने स्मीयर बना लिया प्रॉपर, उसको फिक्स किया मेथनॉल से, स्टैंड में डाला हम लोगों ने, उसको निकाला, वॉश किया प्रॉपर तरीके से स्लाइड को, उसको सुखाया, सुखाने के बाद हम लोग उसको माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं स्लाइड को, तो हमको ये दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, जो पैरासाइट जो होते हैं। हमको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात है कि माइक्रोस्कोपी गोल्डन स्टैंडर्ड टेक्निक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। थिक स्मीयर में हाई डेंसिटी दिखाई देती है पैरासाइट की, क्योंकि ज़्यादा ब्लड यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आरबीसी हमारी जो है वो हीमोलाइज हो जाती है, लाइज हो जाती है, और पैरासाइट हमको आरबीसी के बाहर दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पैरासाइट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो हम आसानी से पहचान, हमको बहुत आसानी हो जाती है पैरासाइट ढूंढने में। ठीक है, ये हमारी थिक स्मीयर की खासियत हो गई। ठीक है, और इसके नुकसान क्या होगा कि हमको स्पीसीज़ का आइडेंटिफिकेशन करने में दिक्कत जाती है। थिन स्मीयर में हमको मॉर्फोलॉजी दिखाई देती है प्रॉपर तरीके से, कौन सा पैरासाइट है, किस टाइप का है, स्पीसीज हम प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्टेज आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से कौन सी स्टेज है। ठीक है, जैसे रिंग, ट्रोफोजोइड, साइजोइड, गैमेट स्टेज, कौन सी स्टेज है हमारी। ठीक है, डॉट्स वगैरह सब देख करके हम लोग पता लगा सकते हैं उसको। और हम लोग यहाँ पे एक और फॉर्मूला एक होता है जिससे हम लोग 1 माइक्रोलीटर ब्लड में कितना पैरासाइट है, मतलब आरबीसी हम लोग काउंट करते हैं, उसमें 100 आरबीसी काउंट करते हैं या फिर 1000 आरबीसी काउंट करते हैं। उस 1000 आरबीसी के कंपैरेटिवली हर एक आरबीसी में कितना पैरासाइट देखा, मतलब हमने एक आरबीसी 1000 आरबीसी काउंट करी, और 1000 आरबीसी में अगर हमको पैरासाइट 10 दिखाई दिए, तो पर आरबीसी पर 1000 आरबीसी में हमको 10 पैरासाइट दिखाई दे रहे हैं। इस टाइप से हम लोग उसका डेंसिटी निकाल करके देते हैं, मलेरिया पैरासाइट कितनी ज़्यादा डेंसिटी में है। अपन को डेंसिटी की उतनी ज़्यादा जरूरत अभी फिलहाल तो है नहीं है, क्योंकि हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेंसिटी वाले क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे, लेकिन मैं फिर भी आइडिया आपको दे रहा हूँ कि इस टाइप से चीज़ें होती हैं बस। ठीक है, और ये ध्यान रखने कि यहाँ पे हम लोग जो है वो जिम्सा स्टेन का यूज़ करते हैं कलर करने के लिए। तो मेरे को लग रहा है कि ये जो माइक्रोस्कोपी है लगभग लगभग क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सभी लोगों को कोई क्वेश्चन हो माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड तो वो कमेंट में यहाँ पे कमेंट कर देना लाइव वाली में, तो मैं डिस्कस कर लूँगा। बाकी हम लोग क्लास के बाद अभी जब हम लोग डिस्कशन करेंगे लाइव उसमें गूगल मीट में, तो हम लोग वहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, दूसरी मेथड पे चलते हैं हम लोग। माइक्रोस्कोपी हमारी डिस्कस हो गई। दूसरी मेथड हमारी आती है रैपिड कार्ड टेस्ट मेथड। अब रैपिड कार्ड टेस्ट मेथड क्या है, लगभग सब लोगों ने कार्ड इस टाइप के तो सबने देखे ही होंगे, भले ही मलेरिया के ना देखे हों, HIV, HPCG, SCV के देखे हों, मलेरिया के भी देखे होंगे, तो कार्ड तो सबने देखे होंगे। ठीक है, ये जो कार्ड होते हैं एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल पे काम करते हैं, उस प्रिंसिपल का नाम होता है इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी मेथड। इम्यूनोक्रोमेटो इसमें लिखा नहीं है सर, सामने नहीं लिखा है, अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सुन बच सकते हैं अभी अपन लोग। जो भी कार्ड होते हैं इस टाइप के, चाहे वो कोई भी कार्ड हो, चाहे वो हो हमारा मलेरिया पैरासाइट का कार्ड हो, HIV, HPCG कोई भी कार्ड हो हमारा, ठीक है, तो वो सारे कार्ड जो होते हैं इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी मेथड पे काम करते हैं। इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी मेथड का मतलब होता है कि
इम्यूनो मतलब हो गया हमारा एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी जहाँ भी आएगा वो हमारा इम्यूनो कहलाया जाएगा। क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है वहाँ पे हमारा कि हम लोग एक स्ट्रिप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उस पर हम लोग कलर, मतलब कि जो बैंड यहाँ पे हमारे बन रहे हैं, यहाँ देखो जो बैंड बन रहे हैं ना, इसमें कलर हमको दिखाई दे रहे हैं। तो एक पेपर में या फिर एक स्ट्रिप में हम लोग कलर फॉर्म करवा करके एंटीजन एंटीबॉडी के जरिए हम लोग उसका डिटेक्शन कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी बेस्ड सारी जो किट हमारी होती हैं, जितनी भी किट होती हैं इस टाइप की, वो उस प्रिंसिपल पे हमारी काम करती हैं। अब साथ में हम एक चीज़ ये देख सकते हैं कि जो हमारी किट होती है इसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के हम लोग प्रोटीन या फिर एंजाइम्स का डिटेक्शन करते हैं। पहली बात तो प्रोटीन एंजाइम का डिटेक्शन कर सकते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी का डिटेक्शन कर सकते हैं ना हम, वो हमारी किट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ का वहाँ पे डिटेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग जो लिखा है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर ऊपर की चीज़ें डिस्कस कर ली हम लोगों ने। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसका मतलब होता है कि जल्दी से पता लगा लेना। रैपिड मतलब बहुत जल्दी से हमको डायग्नोस्टिक मतलब डायग्नोस कर लेना कि उसको मलेरिया पैरासाइट है कि नहीं है, इसलिए हम लोग उसको RDT भी बोलते हैं ना, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट हम लोग उसको बोलते हैं। क्या होता है, एंटीजन डिटेक्शन ऐसे होता है, इसमें ब्लड में प्रेजेंट मलेरिया पैरासाइट एंटीजन का हम लोग इसमें पता लगा लेते हैं, और होगा तो हमको पता चल जाएगा मलेरिया पैरासाइट का इन्फेक्शन है, नहीं होगा तो फिर वो नहीं आएगा, इसमें नेगेटिव आ जाएगा रिजल्ट हमारा। ठीक है, कॉमन टारगेट क्या होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉमन टारगेट क्या है, कॉमन टारगेट में हमारा होता है HRP2, एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, हिस्टाडिन रिच प्रोटीन बोलते हैं हम लोग, 2 इसको बोलते हैं। जब किसी को फैल्सीफेरम का इन्फेक्शन होता है, तो फैल्सीफेरम जो होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो पैरासाइट होता है, वो हमारा जो है वो HRP2 प्रोटीन रिलीज करता है। हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट फैल्सीफेरम का पता नहीं लगा रहे हैं किट पे, है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है। हम लोग डायरेक्ट इस किट में फैल्सीफेरम पैरासाइट का पता नहीं लगाते हैं, हम लोग पता लगाते हैं फैल्सीफेरम के द्वारा जो HRP2 प्रोटीन निकाला जाता है जब वो बॉडी के अंदर रहता है, तो वो प्रोटीन क्या होता है, हमारे ब्लड में जाता है, क्योंकि ब्लड में ही पैरासाइट है। तो ब्लड में जब प्रोटीन होता है तो हम लोग ब्लड को बॉडी से निकाल करके किट के अंदर डालते हैं, उसमें बफर डालते हैं 2 से 3 ड्रॉप। तो एक किट जो हमारी होती है वो ये बताती है कि HRP2 प्रोटीन उस व्यक्ति के अंदर है, तो हम लोग फिर ये इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हाँ उसको फैल्सीफेरम का इन्फेक्शन है। ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा होता है PLDH। PLDH एक प्रोटीन है जो कि प्लाज्मोडियम बाइवेक्स में पाया जाता है। ठीक है, बाइवेक्स के साथ साथ और कुछ स्पीसीज में पाया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी बाइवेक्स मान के चलते हैं। ठीक है, HRP2 फैल्सीफेरम में पाया आ गया। ठीक है, HRP2 PLDH जो हमारा होता है, PLDH हमारा पाया जाता है बाइवेक्स में। तो अगर किसी को बाइवेक्स का इन्फेक्शन है तो हमको PLDH की मात्रा उसकी बॉडी के अंदर मिलेगी। PLDH एक टाइप का एंजाइम है। ठीक है, लैक्टोडिहाइड्रोजनेज इसको बोलते हैं, पैरासाइटिक लैक्टोडिहाइड्रोजनेज इसको बोलते हैं हम लोग, है ना, PLDH। तो PLDH जो होता है वो एक टाइप का एंजाइम होता है जो कि वो बाइवेक्स पैरासाइट जो है वो निकालता है। उस जो PLDH की मात्रा हम लोग यहाँ पे इस कार्ड में डिटेक्ट करते हैं। तो कार्ड में हम 2 चीज़ डिटेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे इसमें कार्ड में हम लोग ध्यान से देखें अगर से, तो जो इसका कार्ड है कहाँ गया, जो इसका जो मलेरिया पैरासाइट वाला कार्ड है, यहाँ पे एक बैंड रहता है कंट्रोल वाला, एक बैंड रहता है बाइवेक्स वाला, और एक रहता है फैल्सीफेरम वाला। तो जो बाइवेक्स वाला बैंड होता है वहाँ पे PLDH वाले हमारे एंटीजन एंटीबॉडीज़ वगैरह रहती हैं, और जो PF वाला है वहाँ पे हमारा HRP2 वाले एंटीजन एंटीबॉडीज़ रहती हैं। तो जब हम लोग जो ऊपर जो हमारी एक स्लाइड जो बनी हुई है, इस स्लाइड में हम लोग एक बार कॉन्सेंट्रेट करें तो क्या करते हैं हम लोग, जहाँ पे सैंपल वाला जो हमारा स्क्वायर है, यहाँ पे हम लोग 5 माइक्रोलीटर ब्लड सैंपल यहाँ पे हम लोग डालते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे जो हमारा राउंड वाला जो हमको दिख रहा है कॉर्नर वाला, यहाँ पे हम लोग 2 से 3 ड्रॉप बफर डालते हैं। यहाँ पे सैंपल हो गया, यहाँ से बफर चला गया। बफर मतलब एक लिक्विड होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। तो वो यहाँ पे एक हमारी स्ट्रिप लगी हुई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंबी हमारी कागज़ की स्ट्रिप है। ठीक है, तो वो यहाँ से हमारा ब्लड जो है फ्लो होना चालू होता है, तो यहाँ से हमारा यहाँ तक चला जाता है ब्लड। तो ये बीच की जो स्ट्रिप है, यहाँ पे लाइंस होती हैं। कैसी लाइंस होती हैं, एक बार दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे लाइंस होती हैं 3 टाइप की। एक लाइन होती है कंट्रोल वाली, एक होती है बाइवेक्स वाली, एक होती है फैल्सीफेरम वाली। अब जो भी हम टेस्ट जब भी लगाते हैं तो कंट्रोल वाली लाइन आना जरूरी होता है, क्योंकि कंट्रोल वाली लाइन आएगी तभी हम बोलेंगे कि किट वो सही है। कंट्रोल वाली लाइन आई, और कंट्रोल वाली लाइन के साथ अगर कोई भी लाइन नहीं आई, ना ही PV में आई ना ही PF में आई, तो टेस्ट हमारा हो जाएगा नेगेटिव। लेकिन अगर PV में आ गई तो टेस्ट हो जाएगा प्लाज्मोडियम बाइवेक्स पॉजिटिव। ठीक है, और अगर PF में आ गई तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम पॉजिटिव हो जाएगा। ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का हमारा है, और ये हमारा बाइवेक्स पॉजिटिव वाला कार्ड है, और ये हमारा जो कार्ड यहाँ साइड में बना हुआ वो नेगेटिव वाला कार्ड है।
तो ऐसे हमको अलग अलग कार्ड में हम लोग रिजल्ट इसका इंटरप्रिटेट करते हैं कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो फैल्सीफेरम होगा कि बाइवेक्स होगा, ये हमको यहाँ से पता चल जाता है। एडवांटेज क्या है इसका? एडवांटेज ये है कि इसमें क्या होता है, जल्दी से पता चल जाता है, माइक्रोस्कोपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और महंगा तो थोड़ा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा भी महंगा नहीं है हमारे, है ना। मान लो कि हम लोग किसी गांव में गए हैं, उस गांव में बहुत सारे लोग को पता चला कि यार मलेरिया पैरासाइट यहाँ पे फैला हुआ है, और हमको बहुत जल्दी से पता लगाना है कि यहाँ पे कितने, इस गांव में 1000 लोग हैं और 1000 लोग का हमको टेस्ट करना है। तो अब 1000 लोग की ब्लड स्लाइड बना करके स्टैन करके माइक्रोस्कोप में देखना बहुत जल्दी पॉसिबल नहीं हो सकता है ना। तो हम लोग वहाँ पे रैपिड कार्ड टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, क्या रैपिड कार्ड टेस्ट लगा लो, पता चल जाओ नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। एक पॉइंट ये हो सकता है कि गांव में बहुत सारे गांव हैं, मान लो कि अगर से एक शहर है, उस शहर में लगभग 200 गांव हैं, और 200 गांव में हर एक गांव में जा करके या फिर वहाँ से ब्लड की स्लाइड मंगा करके या फिर वहाँ पे जा करके सबका टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। मान लो कि इसमें बहुत जल्दी हमको एक्शन लेना पड़ता है। मान लो किसी को फैल्सीफेरम का इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन के अंदर उसको इलाज मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है उसके लिए। जितना लेट होगा उतनी ज़्यादा उसके मरने की संभावना बढ़ जाती है ना। तो हमको ये क्या होती है कि हम लोग रैपिड कार्ड टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं उनको सबको पता होगा कि जो ये रैपिड कार्ड टेस्ट होती हैं, हर एक एएनएम, आशा कार्यकर्ता, सीएचओ वर्कर, हर किसी के पास एक कार्ड टेस्ट होते हैं कि जैसे भी कोई व्यक्ति आया जिसको फीवर हो रहा है, तो इस कार्ड टेस्ट में थोड़ा सा ब्लड डाल, उनको ट्रेंड कर दिया जाता है ना कि थोड़ा सा ब्लड डालना है, बफर डालना है, और पता चल जाएगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है टेस्ट, है ना। तो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं ये कार्ड, फील्ड लेवल पे, वर्कर लेवल पे, मतलब कि फर्स्ट वर्कर लेवल पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिससे कि कोई गांव में भी अपनी आशा कार्यकर्ता के पास जाएगा, उसको बोलेगा कि यार मेरे को फीवर आ रहा है, मेरे को टेस्ट कर दो, तो वो रैपिड कार्ड टेस्ट तुरंत निकाल के उसको बता देंगे कि उसको पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कभी भी आपके अगर आप गाँव में रहते, शहर में रहते, शहर में तो अपन हॉस्पिटल में जा सकते, गाँव में भी रहते तो वहाँ हम लोग आशा कार्यकर्ता के पास ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं और उनको ट्रेंड कर दिए। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा पंचायत इसमें है नहीं कि माइक्रोस्कोप करना, आशा वर्कर को थोड़ा माइक्रोस्कोपी कराएंगे। तो ऐसा है कि वो बहुत आसानी से वो काम कर सकते हैं ना। अगर माइक्रोस्कोप के लिए ट्रेंड चाहिए और हर किसी को ट्रेंड करना या फिर इतनी सब चीज़ें करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर रैपिड टेस्ट कार्ड का यूज़ वहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसका? एडवांटेज तो हमने देख लिया, डिसएडवांटेज ये है इसका कि HRP2 जो होता है, जीन डिलीटेशन द फॉल्स, इसमें हम लोग का जो है HRP2 कई बार क्या होता है कि फॉल्स नेगेटिव भी आ जाता है कि HRP2 अगर जीन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, अगर वो पैरासाइट में, तो या फिर पैरासाइट कई बार इतना अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो हमारा HRP2 जीन, HRP2 जो होता है वो नेगेटिव आ जाता है, और फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है इसमें। और उसमें देखो एक बात ये है कि अगर पैरासाइट का काउंट बहुत ज़्यादा कम है तो भी नेगेटिव आ जाएगा हमारा, ठीक। और फॉल्स पॉजिटिव कब आ सकता है? मान लो कि किसी का हमने ट्रीटमेंट, उसको मलेरिया पैरासाइट का इन्फेक्शन था, उसकी बॉडी में ये जो HRP2 प्रोटीन है ये बना, उसका हमने ट्रीटमेंट कर दिया, लेकिन HRP2 प्रोटीन की खास बात यह है कि ये लगभग 1 महीने तक हमारी बॉडी में रहता है। अब किसी ने 15 दिन बाद फिर से उसका मलेरिया पैरासाइट टेस्ट करेगा तो फिर से पॉजिटिव आ जाएगा वो, है ना, नेगेटिव नहीं होगा वो इतनी जल्दी से। तो ये इसका डिसएडवांटेज भी है। तो एडवांटेज देख लिया हमने कि रैपिड है, बहुत सारे लोग आसानी से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। और डिसएडवांटेज है कि फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव इसमें रिजल्ट हो जाते हैं, है ना। 95% सही रिजल्ट आते हैं इसमें, 4 से 5% केसेस में दिक्कत हो सकती है, नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। चलो आगे चलते हैं। ये हमारी लास्ट मेथड होगी सीरोलॉजिकल, और इसकी जो हमारी है PCR मेथड, ठीक है। हम लोग की क्लास 10 मिनट और चलेगी अभी, ठीक है। 10 मिनट अच्छे से अटेंड करते हैं, फिर मैं लिंक शेयर करूँगा गूगल मीट की, तो वहाँ पे सब लोग ज्वाइन करके क्वेश्चन आंसर हम लोग के चलेंगे फिर वहाँ पे, है ना। तो क्वेश्चन आंसर वहाँ पे हम लोग कर लेंगे। लास्ट 10 मिनट हम लोग 10 मिनट के अंदर ये पूरा क्लोजअप करेंगे सारी चीज़ों का हम लोग, फिर हम लोग गूगल मीट पर जा करके डिस्कसन करेंगे चीज़ों को लेकर के, ठीक है। हम लोगों ने रैपिड कार्ड टेस्ट के बारे में बात कर लिया, माइक्रोस्कोपी के बारे में बात कर लिया। हम लोग बात करते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट के बारे में। तो एलाइजा जो होता है इसमें IgG IgM जो कि मलेरिया पैरासाइट बना रहा है उनका डिटेक्शन करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो ये जो है जब किसी को इन्फेक्शन हुआ होता है तो तुरंत एलाइजा एंटीजन एंटीबॉडी बनती नहीं है, तो तुरंत के लिए उसकी वो नहीं है कि हम लोग इसको करें ही, लेकिन उतनी ज़्यादा अच्छी टेक्निक, मतलब एलाइजा बहुत अच्छी टेक्निक है, लेकिन अगर हम लोग एंटीबॉडी डिटेक्शन कर रहे हैं एलाइजा को लेकर के, वही मलेरिया पैरासाइट की, तो फिर वो उतनी इफेक्टिव नहीं रह जाती है टेक्निक, है ना। इसका हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, या फिर हम लोग को कहीं किसी कोई ट्रैवल करके आया है, उसको वहाँ पे कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हुआ, तो उन सब चीज़ों के बारे में पता करना है घर से, एंटीबॉडीज़ का एक्चुअल पता लगाना है, तो हम लोग फिर इसका सीरोलॉजिकल हम लोग एलाइजा का टेस्ट यूज़ करते हैं यहाँ पे, है ना।
एलाइजा टेस्ट कैसे लगता है, क्या होता है, जब हम लोग सीरोलॉजिकल टेस्ट पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि कौन सी एंटीजन एंटीबॉडी कैसे कौन सी मेथड से काम करते हैं, है ना, वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग वहाँ बात करेंगे। दूसरी मेथड देखते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये थोड़ा सा बहुत अच्छी मेथड है, एडवांस मेथड है, और ये बहुत सारे टेस्ट, मतलब कि हम लोग जो भी टेस्ट हमारी लैब में लगते हैं, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी से रिलेटेड या फिर डीएनए से रिलेटेड, जैसे कि HIV HBCG VDRL टेस्ट की बात कर लें, हेपेटाइटिस जितने भी टाइप के होते हैं हमारे ABC, है ना, या फिर हम लोग डेंगू एलाइजा डेंगू के बारे में बात कर लें, मलेरिया के बारे में बात करें, जहाँ भी कोई बैक्टीरिया पैरासाइट, ठीक है, या वायरस का नाम आ रहा है जिसके अंदर वो डीएनए प्रेजेंट होता है, उसका हम पता लगाने के लिए पीसीआर मेथड का यूज़ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अभी के प्रेजेंट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मेथड होती है। इसमें बहुत कम मात्रा में भी अगर से पैरासाइट हैं किसी की बॉडी में, मलेरिया पैरासाइट, तो भी हम इसमें पता लगा सकते हैं उसकी बॉडी में कितने पैरासाइट प्रेजेंट, मतलब उसको पैरासाइट का इन्फेक्शन है भी कि नहीं है, क्योंकि हो सकता है माइक्रोस्कोपी में मिस हो जाए, क्योंकि हम लोग तो भाई देख रहे हैं ना आँख से, हो सकता है जितनी फील्ड हमने देखी वहाँ पर उतनी फील्ड मलेरिया पैरासाइट हो ही ना, कम काउंट हो मलेरिया पैरासाइट का। आरडीटी में भी अगर अभी इन्फेक्शन हुआ है तो तुरंत वो पॉजिटिव आने नहीं लगेगा, है ना, जब तक एचआरपी प्रोटीन बनेगा नहीं या फिर PLDS बनेगा नहीं तब तक कैसे आएगा। तो अगर शुरू इन्फेक्शन हुआ है, कुछ दिन ही हुए हैं, तो फिर उन मेथड से पता लगाना मुश्किल होता है। तो हम लोग यहाँ पीसीआर मेथड से कम क्वांटिटी में भी अगर पैरासाइट है बॉडी के अंदर तो भी हम लोग यहाँ पता लगा सकते हैं उस व्यक्ति में, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है पीसीआर मेथड की। और जितने भी टाइप के इन्फेक्शन होते हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए इन द सेंस कि बैक्टीरिया वायरस फंगस से रिलेटेड है, तो उनका पता हम लोग पीसीआर से लगा सकते हैं। तो ये पीसीआर मेथड हो गई। ये हमारा लास्ट चार्ट है जिसमें हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बहुत जल्दी से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट नहीं है, मतलब है ज़रूरी, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस हमको मेडिसिन के नाम पता हो उतना ही काफ़ी है, ठीक है। जैसे कि प्लाज्मोडियम बाइवेक्स अगर किसी को इन्फेक्शन अगर होता है तो उसको क्लोरोक्विन और प्राइमाक्विन दी जाती हैं ड्रग्स, ठीक है। वो उनके वजन के हिसाब से, कितना उनका वजन है उसके हिसाब से मिलीग्राम में उसकी डोज तय होती हैं, ठीक है। क्लोरोक्विन जो होती है वो 3 दिन दी जाती है, और जो प्राइमाक्विन होती है शुरू के 3 दिन क्लोरोक्विन दी जाती है। प्राइमाक्विन जो होती है वो 14 दिन तक दी जाती है उसको, तो टोटल उसका 14 दिन का ट्रीटमेंट होता है, और वो बाइवेक्स का अगर उसको इन्फेक्शन है तो वो ठीक हो जाएगा क्लोरोक्विन और प्राइमाक्विन खा करके। अगर किसी को ओवेल का इन्फेक्शन होता है, ओवेल और बाकी चीज़ की जरूरत तो नहीं है, फिर ही बता देते हैं। ओवेल का अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो भी उसका सेम एज जैसे बाइवेक्स का हमारा इलाज चला था वैसे ही उसको क्लोरोक्विन की दवाई दी जाएगी 3 दिन, और जो प्राइमाक्विन है वो भी 14 दिन तक दवाई चलेगी। तो ओवेल और बाइवेक्स का लगभग हमारा सेम ट्रीटमेंट है। यहाँ पे हमारा जो फैल्सीफेरम है, फैल्सीफेरम में पहले ना क्लोरोक्विन दवाई जो है काम कर जाती थी, लेकिन ना क्लोरोक्विन का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया। मिसयूज इन द सेंस कि जो गांव में है या फिर जो प्रैक्टिशनर्स हैं जिनके पास कोई प्रॉपर डिग्री नहीं है, उसको पता चला कि यार इसको फीवर आया है, उसको लगा भाई हो सकता है इसको मलेरिया हो, तो उसने क्लोरोक्विन दे दी। तो क्लोरोक्विन का इतना ज़्यादा मिसयूज़ किया गया कि पहले क्लोरोक्विन चलती थी, असर करती थी उसमें हमारे फैल्सीफेरम में, लेकिन अब वो रेजिस्टेंस हो चुका है, वो जो पैरासाइट जो हमारा है जो क्लोरोक्विन के प्रति अब जो हमारा जो फैल्सीफेरम है वो रेजिस्टेंस हो चुका है। तो अब क्लोरोक्विन फैल्सीफेरम में काम नहीं करती है, उसके लिए हमको एसीटी की दवाई देनी पड़ती है, और दूसरी हमको प्राइमाक्विन देनी पड़ती है। एसीटी भी 2 कंपोजिशन से बनती है हमारी, ठीक है। एसीटी हम 3 दिन तक देंगे शुरू के, और शुरू वाले दिन हम लोग प्राइमाक्विन देंगे उसको, तो 3 दिन के अंदर फैल्सीफेरम का इलाज उसमें हो जाता है हमारा। और से इसको मिक्स इन्फेक्शन है, मान लो फैल्सीफेरम और बाइवेक्स दोनों का इन्फेक्शन है, तो उसको एसीटी प्लस प्राइमाक्विन का डोज हम लोग 3 से लेकर के 14 दिन तक हम उसको देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। किसी को मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो गई है, मलेरिया बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, तो हम लोग आईवी मतलब इंट्रावेनस फ्लूइड के थ्रू भी हम लोग यहाँ पे आर्टिसोनेट देते हैं। आर्टिसोनेट जो टैबलेट होते हैं, आर्टिसोनेट का जो डोज होता है वो हम लोग इंट्रावेनस के थ्रू उसको दिया जाता है। और अगर से जब 12 से 24 घंटे उसके हो जाते हैं इंट्रावेनस के थ्रू, अब वो खाने पीने की हालत पे अगर से है तो फिर उसको ओरल एसीटी दी जाती है फिर उसको, और फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये बेसिक ट्रीटमेंट है, कुछ नाम है क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन, एसीटी, आर्टिसोनेट, तो ये हमको बेसिक पता होना चाहिए किसके लिए कौन सी दवाई देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी मेरे ख्याल से आज की क्लास एंड हो गई है हमारी। अभी मैं ग्रुप में लिंक शेयर करूंगा गूगल मीट का, तो सब लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, और ज्वाइन करके हम लोग डिस्कस करते हैं चीज़ों को, क्वेश्चन आंसर कुछ करेंगे मलेरिया पैरासाइट को लेकर के, और हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे, जिसको भी जो कोई कन्फ्यूजन होगा वापस स्लाइड उसमें दिखा करके हम लोग वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे सॉल्यूशन अपने, ठीक है।
तो जी वाली क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं और सब लोग फिर मिलो मेरे से अभी उसमें गूगल मीट पे, ठीक है। मैं उसकी लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि सब लोगों को आसानी हो जाए उसको ज्वाइन करने में, ठीक है। मैं इसके कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दे रहा हूँ, जिससे कि सब लोग इसके भी, और उसमें हम लोग अपने जो ग्रुप है हमारा, उस पर मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि हमारा हम लोग वहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं अभी। तो थैंक यू फॉर